अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फायरबेस को इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो। इस वेबसाइट के अंदर ऑलमोस्ट हर वो फंक्शनैलिटी मौजूद है जो किसी भी ब्लॉग के अंदर मौजूद होती है। इसके अंदर एडमिन के लिए अलग से डैशबोर्ड मौजूद है जिसको वो लॉगिन किए बगैर एक्सेस नहीं कर सकता। लॉगिन करने के बाद वो न्यू पोस्ट कर सकता है। अगर जो पहले से पोस्टें मौजूद है उनको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और एक अलग से एक इंडेक्स पेज मौजूद है जिसको हर देखने वाला देख सकता है और उसके ऊपर जो पोस्ट है उनको पढ़ सकता है। इसका सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ये जो आपको पोस्ट नज़र आ रही हैं ये पोस्ट डायनामिकली आ रही हैं। इसको हमने फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के अंदर स्टोर किया हुआ है और वहाँ से ये पोस्ट आ रही हैं। HTML CSS के अंदर आपने इनको नहीं लगाया हुआ है। उसके बाद इसका इंटरफेस मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है ताकि आपको लॉजिक समझाया जाए। बाकी इसका इंटरफेस आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। इसमें टॉप के ऊपर हमारे पास होम बटन है, ब्लॉग है और लॉगिन है। अगर आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास ये लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपके पास एक लॉगिन फॉर्म आ जाता है। इसके अंदर आप अपनी लॉगिन डिटेल्स ऐड करो। अगर इसमें मैं लॉगिन डिटेल्स ऐड करता हूँ एडमिन, जो इसके अंदर ईमेल मौजूद है admin@gmail.com, और इसके अंदर मैंने पासवर्ड दिया हुआ है। पासवर्ड भी इसका मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है, एडमिन और 1 2 3 4 5। इसको इंटर करेंगे या हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म है। इसके अंदर आप न्यू पोस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कोई न्यू पोस्ट करनी है तो यहाँ से मैं पोस्ट लिखूँगा पोस्ट 4 और इसके अंदर अपनी पोस्ट का मैं कॉन्टैक्ट दूंगा जो भी मुझे देना है। देने के बाद मैं करूँगा पोस्ट नाउ। पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा डाटा एडेड, और ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। हमारा जो हमने अभी न्यू पोस्ट किया है ना, हमारे पास रियल टाइम में शो हो जाएगी। हमें पेज को रीलोड नहीं करना पड़ेगा। अभी ये पोस्ट हमने यहाँ से एक पोस्ट की है। अगर इसको मैं इस पेज के ऊपर व्यू करूँगा, इसको मैं रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये इस पेज के ऊपर भी आ जाएगी। ये आपको पे पोस्ट नज़र आ रही, पोस्ट 5, और इसका नीचे कंटेंट आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर इस पोस्ट को मैंने एडिट करना है तो एडिट करने के लिए अपडेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसके अंदर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट 7, और इसका जो इसका कंटेंट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ किसी भी कंटेंट को, और इसके जो ये टेक्स्ट एरिया इसके अंदर पेस्ट करके इसको कर देते हैं पोस्ट 7। अपडेट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा डाटा अपडेटेड। अपडेट होने के बाद अगर मैं पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी पोस्ट है वो आ जाएगी जो अभी हमने क्रिएट की है, जिसको मैंने अभी अपडेट किया है। उसके बाद अगर इसे मुझे डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर इसको मैं इंडेक्स के ऊपर रीलोड करूँगा तो तब भी मेरे पास ये पोस्ट गायब हो जाएगी, और ये हमारे पास ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा डाटा डिलीटेड। अब ये तो होगी इसकी सिंपल चीज़ें। अब इसकी जो कम्प्लेक्स चीज़ है या जिसकी एडवांस चीज़ है वो ये है कि हमने इस टैब के अंदर लॉगिन किया हुआ है। अब इसके अंदर हमारे पास ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। जहाँ पे भी ये लॉगिन डिटेल होगी, अगर आपने एक दफ़ा लॉगिन कर दिया इस पेज के अंदर, जब भी आप इस URL को मतलब आप पेस्ट करोगे सर्च बॉक्स के अंदर तो आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप लॉगआउट के ऊपर क्लिक करते हो, इसके अंदर हमने लॉगआउट फंक्शनैलिटी भी डाली हुई है कि आप इसके अंदर साइन आउट भी कर सकते हो। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पेज आ जाएगा लॉगिन वाला। अब ये मेरे पास डैशबोर्ड था तो ये भी हमारे पास लॉगिन वाला पेज ही आ गया, और यहाँ पे भी लॉगिन वाला पेज आ गया। अब लॉगिन वाले पेज को जब तक मैं लॉगिन डिटेल्स नहीं डालूंगा मैं अपना जो डैशबोर्ड है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसके ऊपर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, प्राइवेसी लगाई हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर मौजूद होती है। जो भी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आपकी LMS वेबसाइट्स हैं, या जो भी आपकी वो वेबसाइट है जिसके अंदर एडमिन के लिए अलग से डाटा मौजूद होता है, तो ये एडमिन जब तक इसके अंदर लॉगिन डिटेल्स नहीं डालेगा तब तक ये उसको पेज नज़र नहीं आएगा। जैसे वो अपनी लॉगिन डिटेल्स डालता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एंटर की हुई है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा तो इस ब्राउज़र के अंदर जहाँ पे भी इसका लॉगिन URL ओपन होगा वहाँ पे इसका डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये सारी फंक्शनैलिटी है। इससे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं फायरबेस की, इसके अंदर मैंने आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना, इसके अंदर मैंने आपको ऑथेंटिकेशन फंडामेंटल्स ऑफ फायरबेस सिखाए हैं। अगर आपको बिल्कुल ही फायरबेस का नहीं पता तो आई रिकमेंड कि आप पहले वो वाली वीडियोस देख लो। लेकिन अगर आप ना भी देखो, थोड़े से आपको अगर पहले प्रोग्रामिंग को नॉलेज है, अगर आपने बैकएंड के साथ वर्क किया हुआ है, कभी थोड़ा बहुत भी किया हुआ है, तब भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं इसमें हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अंदर ये एक और भी फंक्शनैलिटी है कि आपको ये नंबरिंग शो हो रही है 1 2 3। ये जो आपको नंबरिंग शो हो रही है ना,
इसको मैंने बनाया है CSS की मदद से। जितनी आप पोस्ट ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें आपको CSS के मतलब भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बाकी जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ है ज़्यादातर इसमें CSS का कमाल है और जावास्क्रिप्ट का कमाल है। मतलब अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप एक बेसिक लेवल के जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन जाओ और आपको फायरबेस के साथ काम करना आ जाएगा, जो कि आजकल हर कंपनी जो रिक्वायर करती है और जिनको फायरबेस आता है उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो को आपने लाजमी कंप्लीट करना है। इसके अंदर आप बेशक अब इसको सेक्शन वाइज देख लो। पहले आप इसकी इंसर्ट क्वेरीज को कंप्लीट कर लो, फिर आप इसकी डिलीट वाली, अपडेट वाली, जिस तरह से मैंने एक सेक्शन वाइज इसको क्रिएट किया है। नीचे आपको टाइमलाइन शो हो रही होगी, आप उसके मुताबिक भी चल सकते हैं। अब सेक्शन वाइज जो है ना इनको देखो, लेकिन आपने इसको कंप्लीट करना है, चाहे आपका 1 हफ्ता लगे, आपके 10 दिन लगे। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपके बैकएंड कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो उसके मुताबिक भी आपको काफ़ी जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। दोस्तों सबसे पहले हम इसका UI पार्ट क्रिएट करेंगे, लॉगिन फॉर्म, एडमिन डैशबोर्ड और ये ब्लॉग वाला पेज जिसके अंदर हमारे पास पोस्ट शो नहीं है। तो सबसे पहले हम लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करते हैं। लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपने VS कोड के अंदर आ जाना है। VS कोड के अंदर आपने एक सबसे पहली फाइल लेनी है index.html। इसके अंदर हमने अपना HTML कोड लिखना है। हम यहाँ पे लेंगे index.html। फिर इसके अंदर हम एक ले लेंगे फोल्डर जिसको हम नाम देंगे CSS। जितनी भी हमारी स्टाइलिंग की फाइल्स होंगी वो हम लिखेंगे CSS के अंदर। तो इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे style.css और इसी मेन डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे JS। जितना भी हमारा जावास्क्रिप्ट कोड होगा वो हम इस फोल्डर के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर भी आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लो script.js या इसको आप main.js, जो भी आप नाम रखना चाहो पर इसको रख सकते हो। अब index.html के अंदर हम यहाँ पे HTML से कोड लिखेंगे जिसके अंदर HTML5 और ये बेसिक हमने कोड लिख लिया। और इसके अंदर हमने CSS की फ़ाइल को और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक कर लेना है। CSS की फ़ाइल को लिंक किया, इसके अंदर हमारे पास CSS का फोल्डर और CSS फोल्डर के अंदर style.css और स्क्रिप्ट की फ़ाइल को हमने यहाँ पे लिंक करना है। तो स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट, इसकी टाइप मॉड्यूल और SRC के अंदर हम यहाँ पे JS का फोल्डर, JS फोल्डर के अंदर script.js। अब index.html के अंदर style.css की फ़ाइल भी लिंक होगी और script.js की भी लिंक होगी। अब लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करने के लिए एक आपने डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है लॉगिन। लॉगिन के अंदर आप लोगे यहाँ पे h2 का टैग, इसके अंदर आप लिखोगे लॉगिन। इसके नीचे आपने लेना है इनपुट का टैग, इसकी टाइप आपने रखनी है टेक्स्ट, ID आपने रखनी है ईमेल और साथ में आपने इसको लगा देना प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर आप लिख दोगे इंटर ईमेल एड्रेस या ईमेल लिख दो और साथ में आपने इसको प्रॉपर्टी लगा देनी है ऑटो कंप्लीट आपने इसका ऑफ लगा देना है। ऑटो कंप्लीट आपने ऑफ क्यों लगाना है? क्योंकि अक्सर आप फॉर्म देखते हो ना, हम फॉर्म के अंदर इंटर करते हैं तो हमने अगर उस ब्राउज़र के अंदर पहले किसी भी फॉर्म के अंदर लॉगिन डिटेल्स इंटर की हैं तो हमारे पास ऑटो सजेशन नीचे आ जाती हैं। उन ऑटो सजेशन को आप ख़त्म करने के लिए आपने लगा देना है ऑटो कंप्लीट ऑफ। फिर इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लो। अब सेकंड वाले की आप टाइप कर दो यहाँ पे पासवर्ड, क्योंकि इसके अंदर आपने पासवर्ड लेना है तो यहाँ पे पासवर्ड किया और सेम आपने यहाँ पे ID भी लगा देनी है पासवर्ड और इंटर यूर पासवर्ड यहाँ पे आपने कर देना, साथ डॉट लगा दो, थोड़ा सा अच्छा नज़र आएगा। अब इसके नीचे हमने एक लेना बटन का टैग और बटन के टैग को हम यहाँ पे ID लगा देंगे बटन, यहाँ पे बटन ये बटन और बटन के अंदर हम लिख देंगे लॉगिन और इसको आप यहाँ पे एक ID सेट कर दो क्योंकि हमने इसके ऊपर एक इवेंट लगाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे साइन इन या लॉगिन जो भी आप बटन इसको लगाना चाहो, मैं इसको लगा देता हूँ साइन इन। तो ये हमारा लॉगिन वाला जो पेज है वो क्रिएट हो गया। अब दोस्तों जो इसके अंदर फंक्शनैलिटी इस्तेमाल हो रही है ना वो इस तरह से है कि ये हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन ही बनाई है। सबसे पहले हम इस सेक्शन को फुल विड्थ फुल हाइट लगा देंगे, इसकी पोजीशन कर देंगे फिक्स्ड। तो इसके पीछे जितना भी कंटेंट है वो किसी को नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हमने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसके क्लिक करने के बाद ये लॉगिन फॉर्म हमारा डिसअपीयर हो जाएगा और बाकी जो हमारा पार्ट होगा वो अपीयर हो जाएगा। जिस तरह से आपका React.js काम करता है और आपका Next.js काम करता है, सेम तरह की फंक्शनैलिटी, सेम तरह का हमने माइंडसेट इसके अंदर इस्तेमाल किया है और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर मेथड भी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके नीचे जहाँ पे आप अपने कोड क्रिएट कर रहे हो ना, इस टैब के अंदर हमने क्रिएट कर रहे हैं, इसके नीचे आप अपना जो बाकी कोड है वो भी आप नीचे लिख लो जिसके अंदर आपके मेन्यूज़ आ रहे हैं और बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे आप एक कमेंट लगा दो, कमेंट के अंदर आप लिख दो
माई ब्लॉग एरिया, माई ब्लॉग एरिया, या यहाँ पे आप माई एडमन ब्लॉग एरिया भी कर दो, तभी कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप माई ब्लॉग एरिया और यहाँ पे एडमन कर दो, क्योंकि एडमन वाली फाइल हमने बनाना है इसको। इसके अंदर आप एक डिव लो, डिव को आप क्लास लगा दो माई ब्लॉग, माई ब्लॉग। अब जितना भी आपका एडमन वाला कोड है ना, जो आपने एडमन को व्यू करवाना है, वो आपने इस सेक्शन के अंदर क्रिएट कर लेना है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक हेडर का टैग लेंगे, हेडर के अंदर हम लेंगे एक नैव का टैग, नैव के अंदर हम लेंगे यूएल का टैग, और यूएल के अंदर हम लेंगे एलआई का टैग, एलआई के अंदर हम लेंगे ए का टैग, जिसके अंदर हमने मेन्यूज़ को सेट करना है। तो यहाँ पे हम होम, और सेकंड हमारे पास मेन्यू है यहाँ पे ब्लॉग, तो यहाँ पे ब्लॉग को दे देंगे। और थर्ड हमारे पास मेन्यू होगा यहाँ पे लॉग आउट, क्योंकि इसके ऊपर हमने लॉग आउट फंक्शनैलिटी जो है वो क्रिएट करनी है। इसका भी यहाँ पे आईडी भी लगा दो लॉग आउट, क्योंकि इस आईडी के ऊपर हमने आगे चल के इवेंट लगाना है। लॉग आउट, लॉग आउट आपने लगा दिया। और इसके नीचे जहाँ पे आपका ये हेडर सेक्शन एंड हो रहा है ना, इसके नीचे एक आप डिव लो, जिसको आप क्लास लगा दो नोटिफाई, क्योंकि इसके अंदर आपने अपने जितने भी नोटिफिकेशन है वो लिखने हैं, नोटिफाई। और यहाँ पे अब इस नोटिफाई के अंदर एक और आप डिव लो, जिसके अंदर आपने अपना फॉर्म लगाना है, और फॉर्म के साथ आपको एक नज़र आ रहा होना टेबल, जिसके अंदर आपका कंटेंट शो होना है, आपने जो पोस्टें करनी है वो आपकी वहाँ पे शो होनी है। तो आप यहाँ पे डिव लो, डिव को आप क्लास लगा दो कंटेनर, और कंटेनर को आप सेकंड क्लास लगा दो मेन। एक आपने डिव ली, उसको हमने 2 क्लास लगा दी। इसके अंदर एक और डिव लो, इसको आप क्लास लगा दो मेन कंटेंट, मेन कंटेंट। और मेन कंटेंट के अंदर आप एक डिव और लो, उसको आप लगा दो पहला सेक्शन आपका होगा पोस्ट एरिया, तो आप यहाँ पे कर दो इसको पोस्ट फॉर्म। और पोस्ट फॉर्म के अंदर आप एक लेबल का टैग, लेबल के अंदर आप लिख दो यहाँ पे टाइटल, क्योंकि इसके नीचे हमने जो टाइटल वाली इनपुट है वो लेनी है। तो यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, इनपुट की आपने यहाँ पे टाइप रखनी है टेक्स्ट, आईडी आपने इसको लगा देनी है टाइटल। और इस टाइटल के अंदर आप क्या करो, इसको आप साथ में यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा दो। प्लेस होल्डर आपने सिंपली लिख देना है इंटर यूर टाइटल, आप यहाँ पे इंटर और टाइटल कर दो। अब इसके नीचे एक और आपने लेना लेबल का टैग, इस लेबल के अंदर आपने लिखना है यहाँ पे टाइटल। यहाँ पे आप फार बेशक इसका हटा दो, क्योंकि अभी हम इस लेबल को हम स्टाइल नहीं कर रहे। उसके नीचे आप एक और लेबल का टैग लो, और इस लेबल के अंदर आप लिख दो यहाँ पे यूर पोस्ट। और इसके नीचे एक और आप लो इनपुट का टैग। अब इंस्टेड ऑफ इनपुट आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर सकती हो, क्योंकि हमने इसके अंदर ज़्यादा थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है। तो आप इसको नेम बेशक ना लगाओ, यहाँ पे आप आईडी इसको लगा दो, पोस्ट लगा दो, या ब्लॉग लगा दो, यू भी आप लगाना चाहो। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे पोस्ट, या इसको पोस्ट कंटेंट कर देते हैं, थोड़ा सा और रिमेम्बरेबल चीज़ रहेगी। अब जहाँ पे आपकी ये टेक्स्ट एरिया एंड हो रहा है ना, टेक्स्ट एरिया एंड होने के बाद आप यहाँ पे एक बटन का टैग लो, बटन का टैग, और बटन के टैग को आप यहाँ पे लगा दो क्लास। सबसे पहले को आपने क्लास लगा देनी है यहाँ पे पोस्ट BTN, और सेकंड आपने बटन लेना है जिसको आपने करना है यहाँ पे अपडेट BTN, क्योंकि ये हमारा अपडेट के लिए होना है, अपडेट अंडरस्कोर BTN। और यहाँ पे इसको लगा दो पोस्ट नाउ, पोस्ट नाउ। और सेकंड वाले को आप लगा दो यहाँ पे अपडेट पोस्ट, या अपडेट नाउ लगा दो, जो भी आप लगाना चाहो। मैं इसको लगा दूंगा अपडेट पोस्ट। और सेम आप इसके अंदर आईडीज़ भी पास कर दो, आईडीज़ को हम कर देंगे पोस्ट BTN, और सेम हम इसको सेकंड को आईडी पास करेंगे, जिसको हमने आईडी पास करनी है अपडेट BTN। तो यहाँ पे आईडी और अपडेट BTN। अब जहाँ पे आपका ये कोड एंड हो रहा है ना, इसके नीचे आपने एक और सेक्शन भी क्रिएट करना है, जहाँ पे आपका एक तो हो गया ये मेन वाला, जिसके अंदर आपका ये पोस्ट शो होनी है, ये जिसमें आपका पोस्ट वाला फॉर्म शो होना है। इसको आप कमेंट कर दो पोस्ट फॉर्म यहाँ पे। अब जहाँ पे ये एंड हो रहा है ना, इसके फ़ौरन बाद हमें चाहिए जिसके अंदर हमारा टेबल लगा होना है और हमारा कंटेंट शो होना है। आप यहाँ पे इसको टेबल कर दो, और यहाँ पे आप एक डिव और लो, उस डिव का आप क्लास लगा दो माई कंटेंट, माई अंडरस्कोर कंटेंट। और माई कंटेंट के अंदर आप लो एक H2 का टैग, उसका आप लगा दो यहाँ पे माई पोस्ट या प्रीवियस पोस्ट, जो भी आप करना चाहो, माई पोस्ट्स। और माई पोस्ट के अंदर आप लो एक टेबल का टैग, और इसको आप बेशक खाली छोड़ दो। अब जहाँ पे आपका ये कंटेंट ख़त्म हो रहा है ना, जहाँ पे आपका कंटेंट ख़त्म हो रहा है, ये हेडर वाला और माई ब्लॉग वाला है, जहाँ पे आपकी माई ब्लॉग की एंड वाली डिव है। इसके बाद आप एक लो एक फुटर का टैग, यहाँ पे फुटर का टैग, और फुटर के अंदर आपने सिंपली एक डिव लेनी है, उसका आपने क्लास लगा देनी है फुटर अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब फुटर अंडरस्कोर टेक्स्ट के अंदर आप पी का टैग लो, पी को आप लगा दो यहाँ पे कॉपीराइट टेक्स्ट रिजर्व, और साथ में आप इसको यहाँ पे अपना नाम लिख दो, जो भी आप लिखना चाहते हो। मैं इसको बाबर लिखा देता हूँ।
तो अब हमारा एडमिन डैशबोर्ड का कोड, लॉगिन का कोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए सिंपली आपने स्टाइल और सीएसएस के अंदर आ जाना है। पहले आप इसकी लुक देख लो कि इसकी लुक कैसी नज़र आ रही है। मैं इसके ऊपर ना आपको साथ साथ लुक इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि सिंपली ये हमारा HTML और CSS का पार्ट है। अगर हम इसकी स्टाइलिंग के ऊपर फोकस करने लग गए ना ज़्यादा, तो हमारा ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लग जाना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, उसको हम जल्दी क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा वो होगा जावास्क्रिप्ट और फायरबेस को समझने के लिए। तो हम आएंगे यहाँ पे स्टाइल और CSS के अंदर। समझा इसलिए मैं आपको चीज़ें रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर CSS का भी काफ़ी रोल होना है, इसलिए मैं आपको साथ साथ CSS भी सारी समझा रहा हूँ। स्टार मार्क लगाओ, इसको आप लगा दो यहाँ पे मार्जिन 0 और साथ में आप इसको पैडिंग लगा दो 0, साथ में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे इसको लगा दो आप नन, और लिस्ट स्टाइल भी आप नन लगा दो। लिस्ट स्टाइल यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी लग गई स्टार मार्क लिस्ट के। फिर ये बॉडी का टैग, और इसके अंदर आपने इसको लगा देंगे फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे गूगल से ले लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा गूगल, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स या फ़ॉन्ट्स गूगल जो भी आप लिख दो, फ़ॉन्ट्स गूगल। हम यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट लगा देंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छे से नज़र आए, हमारा जो टेक्स्ट है वो कोई भद्दा सा नज़र ना आए। तो यहाँ पे हम कोई भी इसको प्रॉपर्टी लगा देंगे गूगल फ़ॉन्ट की। ये हमारा उस प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो इसमें मैं रोबोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और रोबोटो के अंदर हम इसकी डिफरेंट जो मतलब इसमें लाइट भी सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा कोई एक आध बोल्ड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 2-4 आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। फिर इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने के बाद इसका ये कोड कॉपी करो, इसको स्टाइल और CSS के अंदर पेस्ट कर दो। अब इसका ये स्टाइल वाला टैग स्टार्टिंग और एंड वाला ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे आपको इन्होंने बताया हो कि आपने किस तरह से लगाना है, सिंपली इसको कॉपी करो और बॉडी टैग के ऊपर अप्लाई कर दो। सेव किया, और अगर आप इसको चेक करोगे अब आपका थोड़ा सा टेक्स्ट पहले से बेहतर नज़र आ रहा है। अब हम इसके एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, तो इसको नीचे नीचे हम स्टाइल करते जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास इसके टॉप पे आ रहा है लॉगिन फॉर्म, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लॉगिन वाला फॉर्म है उसको क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे लॉगिन, और लॉगिन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसकी क्लास को डॉट लॉगिन को हम यहाँ पे लगाएंगे विड्थ हम इसको लगा देंगे यहाँ पे 50%, ताकि हमें ये 50% के अंदर शो हो। तो इसको हम कर देंगे मार्जिन इसका हम कर देंगे यहाँ पे 180 पिक्सल, और साथ में ऑटो लगा देंगे। ठीक हो गया, और साथ में इसको हम हाइट लगा देंगे 100 VH। सेव करेंगे और इसको हम चेक करेंगे, तो ये हमारे पास इसके आउटपुट देखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब बाकी कंटेंट हमारा नीचे जा रहा है। अब इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसके ऊपर ये मार्जिन जो लगाया ना, इंस्टेड ऑफ मार्जिन मैं इसको डिस्प्ले भी लगा सकता हूँ, डिस्प्ले इसका नेक्स्ट, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और साथ में अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि इसका कंटेंट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर लिहाज से ये सेंटर में आ जाए। तो ये हमारा जो कंटेंट है वो सारा सेंटर में आ गया। फिर इसके अंदर आप इसको यहाँ पे मार्जिन 0 और ऑटो लगा सकते हो, मार्जिन 0 और ऑटो, ताकि ये जो हमारे पास डिव है ना ये भी हमारे पास सेंटर में आ जाए। ये हमारे पास डिव भी सेंटर में आ जाएगी। अब हमारा सारा कंटेंट सेंटर के अंदर आ गया। अब इसके अंदर ये हमारे पास इनपुट टैग आ रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। सिंपली हमने यहाँ पे लॉगिन को सिलेक्ट किया, लॉगिन के अंदर पहले हमारे पास H1 का टैग, इसको हम कर देंगे यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर, और पैडिंग इसको हम कर देंगे यहाँ पे 5 पिक्सल। अब यहाँ पे लॉगिन को अगेन सेलेक्ट किया, लॉगिन के अंदर जितनी भी इनपुट्स के टैग्स हैं डिस्प्ले उनको हम लगा देंगे यहाँ पे ब्लॉक और मार्जिन इसको हम लगाएंगे टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, और साथ में इसको लगा देंगे थोड़ी सी पैडिंग भी सेम तरह से यहाँ पे 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। फिर इसके अंदर हम कर देंगे बॉर्डर इसको हम कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। इसके बाद इसको हम लगा देंगे आउटलाइन इसका हम कर देंगे यहाँ पे नन। सेव करेंगे और इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरह से आ गया। अभी ये जो हमारे पास फॉर्म है ना इनपुट्स, इनको हम विड्थ से स्पेसिफाई कर देते हैं, उसका हम विड्थ कर देते हैं 100% करेंगे, थोड़ा सा इसका डिस्प्ले हमारे पास चेंज हो जाएगा। और अभी इसका हमने डिस्प्ले ब्लॉक और थोड़ा सा इसको हम चेंज होना चाहिए, तो हम यहाँ पे
इसको हम यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन लगा देंगे कॉलम, ताकि हमारे पास इनपुट जो है वो अलग अलग लाइन के अंदर आ जाए। हमने डिस्प्ले इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लगाए तो ये कॉलम की सूरत में हमारे पास आ गए। अब ये हमारे पास लॉगिन बटन है, तो इसको भी हम सेम तरह से स्टाइल कर लेंगे। तो सिंपली इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम बटन के टैग को सिलेक्ट करेंगे। बटन टैग के अंदर आप इसको विड्थ दे दो, सेम जिस तरह से इसकी पेरेंट की है, विड्थ इसको आप दे दो 100%। फिर इसको आप यहाँ पे मार्जिन लगा दो। मार्जिन के बजाय मैं इसको लगा देता हूँ पैडिंग इसको हम लगाएंगे 5 पिक्सल और 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से। बैकग्राउंड कलर इसका हम लगाएंगे यहाँ पे ब्लैक, सेम तरह से बॉर्डर कलर भी, बॉर्डर इसको हम लगाएंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और वो भी हम इसको लगाएंगे सेम ब्लैक कलर का। फिर इसके अंदर जो फ़ॉन्ट कलर है उसको हम लगा देंगे वाइट। टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, और ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे 0.4 सेकेंड, और ईज इन आउट या ईज इन जो भी आप करना चाहो इसको किया। और इसका डिस्प्ले हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया लॉगिन फॉर्म का। अब इसकी हाइट विड्थ आप थोड़ी सी और कंट्रोल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक आ रही है। लेकिन इसके ऊपर आप ओवर इफेक्ट लगा दो बटन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर पहले लगाऊंगा कर्सर इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे पॉइंटर, फिर इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा देंगे। सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हम लगा देंगे होवर के बाद इसका बैकग्राउंड हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम कर देंगे ब्लैक। सेव किया, अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो इसके ऊपर बटन का होवर इफेक्ट भी आ गया और हमारे पास बाकी जो चीज़ें वो भी स्टाइल होगी। अब ये जो लॉगिन वाला टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा या छोटा करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें आ रही हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया। अब लॉगिन के बाद हमारे पास ये नीचे कंटेंट आ रहा है, इसको हमने स्टाइल करना है। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सारी स्टाइलिंग कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद इसकी जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि किन ट्रिक्स के थ्रू आपने इसको फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करवाना है। तो सिंपली इसको हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास आ रहा है ये हेडर टैग के अंदर। तो मैं इसका हेडर टैग पर सेलेक्ट करूँगा, ये मेन और ये हेडर टैग, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको हम स्टाइल करेंगे, स्टाइल और सीएसएस के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं हेडर को। हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे हेडर को सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड इसका ब्लैक, और फिर उसके बाद इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट कलर इसको हम लगा देंगे वाइट, विड्थ 100%, और पैडिंग इसको हम लगाएंगे 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0, और टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर। फिर इसके बाद यहाँ पे हेडर को सिलेक्ट किया और हेडर के अंदर यूएल का टैग, यूएल के अंदर एलआई का टैग, एलआई के अंदर इसको हम कर देंगे प्ले इन द लाइन ब्लॉक, और साथ में मार्जिन इसको हम लगा देंगे 0 और 10 पिक्सल। फिर इसके अंदर हमारे पास एक के टैग्स आ रहे हैं, उनको हम कलर कर देंगे। सिंपली इसको हमने सेलेक्ट किया और इसके अंदर एक टैग को हम लगा देंगे यहाँ पे कलर, तो कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। ठीक हो गया। इसके अंदर फिर हमारे पास नोटिफाई वाली क्लास है, तो नोटिफाई को भी हम साथ स्टाइल कर लेते हैं नोटिफाई। यहाँ पे हमने नोटिफाई को सिलेक्ट किया, सिंपली इसके ऊपर हमने जस्ट बैकग्राउंड कलर अप्लाई करवाना है ताकि हमें जो टेक्स्ट है वो सही से नज़र आएगा इसके ऊपर। नोटिफाई को हम करेंगे बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे ग्रीन, और साथ में फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे वाइट, और टेक्स्ट लाइन इसका कर देंगे सेंटर, ताकि जब भी इसके ऊपर हम कोई इसके अंदर टेक्स्ट दें तो हमारा वो टेक्स्ट सेंटर के अंदर है। साथ में इसकी विड्थ हम लगा देंगे 80%, और फिर मार्जिन इसको हम लगा देंगे टॉप से 30 पिक्सल, और साथ में ऑटो लगा देंगे ताकि इसका कंटेंट सेंटर में आ जाए। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे पोस्ट वाले एरिया को स्टाइल करेंगे, पोस्ट एरिया। पहले इसका हम स्टाइलिंग चेक कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास ये हेडर सेक्शन किधर गया हमारे पास, यहाँ पे हमने इसको डॉट लगा दिया था, हमने इसको डॉट नहीं लगाना चूँकि हम डायरेक्टली टैग को स्टाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डॉट के बगैर इसको सिलेक्ट करेंगे। और आप अगर इसका व्यू देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ये जो मेन्यूज़ है ये स्टाइल हो गए। अब इसके नीचे हमारे पास ये पोस्ट वाला एरिया आ रहा है, उनको हम स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सिंपली हम मेन कंटेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पोस्ट और डॉट मेन कंटेंट, यहाँ पे हमारे पास टिव है मेन कंटेंट वाली, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और स्टाइल और सीएसएस के अंदर यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। इसको हम लगा देंगे सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, वो हम इसको लगा देंगे यहाँ पे। सबसे पहला कॉलम होगा हमारे पास 30% का और फिर 70% का। अभी ये मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट के अंदर हमारे पास पोस्ट फॉर्म है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके हम यहाँ से क्लास को कॉपी कर लेते हैं, ये पोस्ट फॉर्म वाले को कॉपी किया और स्टाइल और सीएसएस के अंदर
यहाँ पे पोस्ट फार्म, और पोस्ट फार्म को भी आप एक स्पेसिफिक विड्थ लगा दोगे, 300 पिक्सल लगा दो, और साथ में आप इसको लगा दो मार्जिन आप इसको लगा दो 100 पिक्सल और ऑटो, ताकि ये टॉप से हमारे पास 100 पिक्सल स्पेस बन जाए और इसका कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ जाए। फिर इसके ऊपर बॉक्स शैडो अप्लाई कर दो। बॉक्स शैडो इसके ऊपर हम लगाएंगे रेड, ग्रीन और ब्लू RGBA, और RGB के अंदर आप इसको अल्फा दोगे 0.16 यहाँ पे। इसके आप डायरेक्शन दोगे यहाँ पे 0 पिक्सल, 1 पिक्सल और 4 पिक्सल। साथ में इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई कर दो, पैडिंग इसका कर दो 30 पिक्सल, ताकि इसके जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हमारे पास सेंटर में आए। फिर इसको सिलेक्ट कर लो और इसके अंदर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट के टैग को, और साथ में हम इसका जो टेक्स्ट एरिया का टैग है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। विड्थ लगाओ, विड्थ इसको हम यहाँ पे लगाएंगे 100%, और फिर इसको हम लगा देंगे बॉर्डर हम लगाएंगे 1 पिक्सल सॉलिड यहाँ पे, और पैडिंग उसको हम लगा देंगे 5 पिक्सल और 0। बॉर्डर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे बल्गारा हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो इसका हम जस्ट कलर चेंज कर देंगे ताकि हमारे पास ब्लैक जो बॉर्डर है वो बन जाए। और साथ में उसको मार्जिन लगा देंगे, मार्जिन इसको हम लगा देंगे 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। फिर इसके अंदर हमारे पास बटन का टैग है, उसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे पोस्ट फार्म, और पोस्ट फार्म के अंदर बटन के टैग को हम लगा देंगे विड्थ 100%। बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैक, और फाउंड कलर इसका हम कर देंगे वाइट। पैडिंग इसके हम कर देंगे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0। फिर इसके ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और फिर इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे कलर भी ब्लैक। ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 0.5 सेकेंड ईज इन आउट। अब इसके होवर के ऊपर हम इफेक्ट लगाएंगे, इसके ऊपर होवर करें तो थोड़ा सा हमारा जो कंटेंट है वो चेंज हो, मतलब स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो सिंपली यहाँ पे बटन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे होवर का टैग, होवर के ऊपर हम क्या करेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट। सेव किया और इसका होवर करते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर होवर किया तो इसके ऊपर ये होवर इफेक्ट आ रहा है, और नीचे आपके पास अपडेट बटन आ रहा है। और अपडेट बटन के ऊपर क्या है कि ये आपका, अब ये आपके पास दोनों बटन स्टाइल हो गया, पोस्ट बटन भी और अपडेट पोस्ट वाला भी। अब ये अपडेट पोस्ट वाले को आप यहाँ से हाइड कर दो ताकि ये आपको शो ना हो। अगर ये भी आपको शो होगा तो ये इसका जो UI है वो अच्छा नज़र नहीं आएगा, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। तो इसको हाइड करने के लिए सिंपली इसकी यहाँ पे हम क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी क्लास को हमने सेलेक्ट किया, ये हमारे पास है अपडेट BTN। इसको हमने यहाँ पे स्टाइल स्पेसेस के अंदर है, यहाँ पे डॉट अपडेट BTN को हम सिंपली लगा देंगे यहाँ पे डिस्प्ले नन। सेव किया और बूम, ये डिस्प्ले इसका नन हो गया, सिर्फ हमारे पास पोस्ट वाला बटन आ रहा है। तो अब इसका ऑलमोस्ट ये UI पार्ट क्रिएट हो गया। अब ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म आ रहा है। अब लॉगिन फॉर्म हमारे पास ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लॉगिन फॉर्म के अंदर हमने फंक्शनैलिटी लगानी है। ये आपके पास नीचे कंटेंट आ रहा है, इसको आप डिस्प्ले कर दो नन, ताकि आपको नीचे कोई कंटेंट नज़र ना आए, सिर्फ आपको ये लॉगिन फॉर्म नज़र आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे पास हमने क्लास लगाई थी इसको, ये वाली माई ब्लॉग को, इसको हम कॉपी करेंगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर। अब यहाँ पे इसको हमने डिस्प्ले नान लगाया ना, सेम इसके ऊपर हम इसको भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे नान। सेव करेंगे और बूम, सिर्फ अब आपके पास लॉगिन फॉर्म आ रहा है, बाकी आपके पास कोई कंटेंट नहीं आ रहा। अब फंक्शनैलिटी हम इसके ऊपर ये लगाएंगे कि जब इसके ऊपर हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे पास जो बाकी नीचे वाला सेक्शन है वो हमारे पास शो होगा, और वो शो होगा और इसको हम हाइड कर देंगे। अब हम इसके अंदर फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे कि जब लॉगिन करेगा यूज़र, तो लॉगिन करने के बाद आपके पास जो नीचे वाला सेक्शन है वो डिस्प्ले हो जाएगा और लॉगिन वाला फॉर्म आपके पास डिसअपीयर हो जाएगा। तो उसके लिए हम आएंगे अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे हमारी जो script.js की फाइल है इसके अंदर हमने अपना कोड लिखना है। फिर आपने आ जाना है यहाँ पे फायर कंसोल के अंदर, इस वेबसाइट को आपने विजिट करना है firebase.google.com, और यहाँ पे आपके पास लिखा है गो टू कंसोल, आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमने अपने फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज करना है। अगर आपने मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उनमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप ऐप को क्रिएट करते हो, किस तरह आप उस ऐप के अंदर अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो ऐड करते हो। इस वीडियो में आपको कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें बताऊंगा,
लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आप उन वीडियोज़ को आप लाजमी एक दफ़ा देख लो। अब आपने फायरबेस कंसोल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अगर आप इनमें से कोई प्रोजेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो टोटली फाइन। अगर आप इनमें से कोई प्रोजेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दो, मैं इसको दे देता हूँ फायर ब्लॉग और यहाँ पे हम इसको करेंगे कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है इनेबल गूगल एनालिटिक्स। इसको आपने डिसेबल कर देना है और फिर कर देना है क्रिएट प्रोजेक्ट। थोड़ी सी यहाँ पे देर लगेगी और आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। हो गया, उसके बाद आपने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप अपनी फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे आ गया ऑप्शन कि आप इसको iOS मोबाइल ऐप के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो, एंड्रॉयड के अंदर करना चाहते हो, वेब के अंदर करना चाहते हो, यूनिटी 3D के अंदर, या आप फ्लटर के अंदर करना चाहते हो। हम चूँकि जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आपने जब भी जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है, इवन आप रिएक्ट नेटिव के साथ भी काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो रिएक्ट जेएस के साथ या नोड जेएस के साथ, तो आपने वेब के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी ऐप का नाम दे देना है। मैं इसको नाम दूंगा माई ब्लॉग दिया और फिर आपने रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आल्सो सेट अप फायरबेस होस्टिंग, तो अभी हमें होस्टिंग नहीं चाहिए तो आपने रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपका ये सेकंड ऑप्शन इनेबल होगा। आपने यहाँ पे यूज स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये वाला कोड आपने कॉपी करके यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट किया, इसके स्टार्ट वाला जो स्क्रिप्ट का टैग है वो भी उड़ा देना है और लास्ट वाला भी आपने उड़ा देना है। अब ये जो आपकी फाइल लिंक है ना, इसकी जो टाइप है यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये मॉड्यूल होनी चाहिए। अगर इसकी टाइप मॉड्यूल नहीं होगी तो आपकी फ़ाइल वर्क नहीं करेगी। इसकी टाइप मॉड्यूल, फिर आपने SRC के अंदर इस फाइल का पाथ देना है। मॉड्यूल आपने इसलिए देना है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं तो किसी भी चीज़ को हमने स्टोर करना है तो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। अब इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम इंपोर्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इंपोर्ट जब भी आप मेथड इस्तेमाल करते हो तो वो आ जाता है मॉड्यूल के अंदर। तो आपने इस फाइल की टाइप करनी है मॉड्यूल। फिर आपने आ जाना अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना कंटिन्यू टू कंसोल, इसके ऊपर क्लिक किया। फिर आपके पास यहाँ पे बिल्ड आ रहे हैं कि आप कौन कौन सी ऐप इसके अंदर इनिशियलाइज करना चाहते हो। ऑथेंटिकेशन ऐड करना चाहते हो, फायरस्टोर डाटाबेस इस्तेमाल करना चाहते हो, रियल टाइम डाटाबेस यूज़ करना चाहते हो। अभी हम ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, फिर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं कि आप ईमेल के साथ इसको लॉगिन करना चाहते हो, गूगल के साथ करना चाहते हो, फ़ोन नंबर के साथ, गेम सेंटर के साथ। तो अभी हम ईमेल एंड पासवर्ड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी लॉगिन डिटेल्स, तो आपने ईमेल एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ईमेल एंड पासवर्ड, इसको हम कर देंगे इनेबल। और ये आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप इसको ईमेल लिंक के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो, हमारे पास एक और भी ऑप्शन है कि जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो हम इसका लिंक सेंड करेंगे उसकी ईमेल के ऊपर, वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तब जाके वो लॉगिन कर सकेगा। अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसको आपने डिसेबल रहने देना है। फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपका एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो है इनेबल हो गया। फिर आपने यूज़र्स के ऊपर क्लिक करना है। यूज़र्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी यूज़र ऐड कर देना है। मैं इसमें करूँगा ऐड यूज़र और यहाँ पे हम एक ईमेल ऐड कर देंगे admin@gmail.com। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डमी कर सकते हो इसके अंदर ऐड, या अपनी आप ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जो हम पासवर्ड देंगे, पासवर्ड इसको हम देंगे यहाँ पे एडमन और 1 2 3 4 5, ये हम इसको पासवर्ड दे देंगे। फिर आपने कर देना ऐड यूज़र। तो ये हमारे पास एक यूज़र इसके अंदर लग गया। फिर आपने आ जाना अपने कोड के अंदर और आपने आ जाना script.js के अंदर। script.js में आने के बाद आपने यहाँ पे इस फाइल को कॉपी पेस्ट कर लेना है और इसके अंदर आपने अपनी ऑथेंटिकेशन जो है उनको यहाँ पे ऐड कर देना। अब ऑथेंटिकेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इसके में मेथड ऐड करोगे गेट आथ। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है तो मुझे पता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने इंपोर्ट करनी है। आप इसको फॉलो अलॉन्ग भी कर सकते हो और अगर आप इसको इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को एक दफ़ा फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास है ना फायरबेस डैश ऐप। अब इसके अंदर चूंकि हम ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखना आथ। ये इसके ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हो फायरबेस डाटाबेस तो आप यहाँ पे डाटाबेस का नाम दोगे जिस तरह से आपका रियल टाइम डाटाबेस है। अगर आप फायर स्टोर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप यहाँ पे दोगे फायर स्टोर। अगर आप ऐप चेक का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसके अंदर दोगे ऐप चेक। अभी हम इसके अंदर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको दोगे फायरबेस डैश auth.js। आथ का मतलब है ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन के अंदर जो सबसे पहला आपका मेथड है वो है गेट आथ। गेट आथ के अंदर क्या है
कि आपकी ऑथेंटिकेशन डिटेल सारी इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेना है, कॉन्स्टेंट का आप नाम दे दो यहाँ पे आथ, और आथ के अंदर आप दे दो इसको गेट ऑथ, मतलब गेट ऑथेंटिकेशंस, जो आपने ऊपर फंक्शन जो है वो कॉल किया है गेट ऑथेंटिकेशन, और इसके अंदर आप पास कर दो इस ऐप को। अब ऐप के अंदर सारी आपकी ऐप की डिटेल्स हैं, अब उसको पता चल जाएगा कि आपने किस ऐप की ऑथेंटिकेशन इसके अंदर अप्लाई करने हैं। अगर इन फ्यूचर जाके आप प्रोजेक्ट चेंज करते हो तो जैसे आपको ये फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा, बाकी आपकी ऑथेंटिकेशन सेम तरह से वर्क करेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एक नीचे आ जाना, और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो लॉगिन और आपका लॉगिन यूआई और ब्लॉग यूआई उसको आपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लूँगा माई ब्लॉग, और इसका हम इक्वल कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी ब्लॉग वाली डिव की क्लास यहाँ पे पास कर देंगे जो हमने यहाँ पे दी थी, ये हमने दी थी, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद script.js के अंदर इसको हम पास कर देंगे, और इसके साथ आपने लगा देना डॉट, क्योंकि हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं क्वेरी सिलेक्टर। तो आपने जिस तरह से CSS के अंदर सिलेक्टर इस्तेमाल करते हो सेम तरह से आपने इसके अंदर सिलेक्टर जो है वो अप्लाई करने हैं। अगर आप ID इसके अंदर दोगे तो आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश और फिर ID का नाम। अगर आपको टैग सेलेक्ट कर रहे हो तो जिस तरह से आप CSS के अंदर टैग को सिलेक्ट करते हो उस तरह से आपने टैग को सिलेक्ट कर लेना। अभी चूंकि हमने क्लास को सिलेक्ट किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट माई ब्लॉग, फिर आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसके नीचे आप अपनी जो लॉगिन वाला पेज है, ये लॉगिन वाला सेक्शन है, इसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे लॉगिन अंडरस्कोर, आप कर दो इसको लॉगिन पेज या लॉगिन यूआई, जो भी आप इसको नाम देना चाहो। इसके अंदर आप ID पास कर दो लॉगिन यूआई की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस डिव के अंदर हमने लॉगिन लगाया हुआ है, इसकी क्लास क्या है हमारे पास, ये वाली लॉगिन, इसको आप कॉपी करो, फिर आओ जाओ script.js के अंदर, सिंपली आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अब आपकी लॉगिन और जो आपकी ब्लॉग वाली डिव है वो आपकी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। फिर आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल्स को अप्लाई करना। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन लगाओगे, फंक्शन को आप नाम दे दो साइन इन यूज़र। फंक्शन का नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो, यूज़र, और यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर आप कोई भी नहीं दोगे। और इसके अंदर आप सबसे पहले आप कॉन्स्टेंट लो और ईमेल इसके अंदर स्टोर करो, ईमेल, और ईमेल के अंदर आप इसको दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID के अंदर आप पास कर दो ईमेल की ID जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है इस इनपुट फील्ड के अंदर। आपको दिखाऊँ ये वाली ID, इसके अंदर पास कर दो। सिंपली आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लो। सेकंड आपके पास है पासवर्ड, तो यहाँ पे आप दे दो इसको पासवर्ड। अब आपका जो भी पासवर्ड और ईमेल होगा इन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, पासवर्ड और ये आपके इनके अंदर स्टोर हो गया। फिर आप यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाओ इसके बाहर, और यहाँ पे आप साइन इन बटन का URL दे दो SIGN sign _ BTN, साइन इन BTN, और इसका भी कर दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, या आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID भी कर सकते हो। यहाँ पे हैश दो और आप बटन की ID लगा दो ये वाली जिसके ऊपर आपने क्लिक करके लॉगिन करना है। तो आप इसको यहाँ पे पास कर दो, इसको पास किया। फिर ये जो आपने फंक्शन लगाया ये फंक्शन आप इस बटन के ऊपर लगा दो। तो आप लगाओगे यहाँ पे साइन इन BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगाओ, कौन सा, क्लिक का, कि जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो ये फंक्शन हमारे पास चल जाए, साइन इन यूज़र वाला। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम अलर्ट बॉक्स लगा के इसको चेक भी कर लेते हैं तो हमारे पास ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर अलर्ट बॉक्स आ गया तो इसका मतलब है परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ऐप के ऊपर आओ, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है। फिर आप इसको यहाँ पे हटा दो अलर्ट बॉक्स को, और ये आपकी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ जो है वो स्टोर है। अब ये आपकी इनपुट के अंदर जो आप देते हो वैल्यू, उसको आपने यहाँ पे उस एट्रीब्यूट को भी सिलेक्ट करना है वैल्यू, क्योंकि इनपुट के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो एक उसकी वैल्यू होता है। तो आप इसको वेरिएबल के अंदर इस तरह से स्टोर करवाते हो, और यहाँ पे भी वैल्यू। अब जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे ईमेल के अंदर और पासवर्ड के अंदर वो हमारा इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एक मेथड कॉल करना है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन इन, ये आपका, आपको किस तरह से पता चलना है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस की तरफ से एक फंक्शन होता है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसको आप दो और यहाँ पे लगा दो इसको। अब ये जो आपका फंक्शन है इसको आपने इंपोर्ट करना है ऊपर, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आप इसको कॉमा लगा के पेस्ट कर दो, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अगर आपको इसकी सही तरह से स्पेलिंग ना आए तो आप इसको यहाँ पे गूगल के ऊपर भी जाके लिख सकते हो, साइन इन ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे लिख दो आप फायरबेस, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके
इसका जो कोड है वो उसको कॉपी भी कर सकते हो। ये आपके ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसको आप यहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हमने यहाँ पे दिया, हमारे पास आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक थी, हमने इसको भी कैपिटल किया हुआ था, तो आपने इसको स्मॉल लिखना, तो हमने यहाँ पे किया साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। और इसके अंदर आप सबसे पहले ऑथेंटिकेशन पास करोगे। इसके अंदर 3 पैरामीटर आप देते हो। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन, कि आप किस URL के तहत या किस API के थ्रू आप अपने डाटा को ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे दिया आथ। अब आथ के अंदर हमारे पास ऐप की डिटेल मौजूद है और ऐप के अंदर हमारे जो फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन है वो लगी हुई है। आथ दिया, फिर आपने इसको देना है ईमेल, कि आपकी ईमेल कौन सी है, तो हम यहाँ पे ईमेल देंगे क्योंकि हमारी ईमेल स्टोर है इस वेरिएबल के अंदर। फिर पासवर्ड इसके अंदर पास कर दोगे कि पासवर्ड आप कहाँ पे है, आपने इसको पासवर्ड भी दे दिया। फिर आप इसके बाहर आके यहाँ पे लगाओ देन, क्योंकि इसके अंदर आपने प्रॉमिस का इस्तेमाल करना है देन। और देन के अंदर आप इसके ऊपर एक एरो फंक्शन लगा दो, यूज़र क्रेडेंशियल, इसको आप पैरामीटर दे दो, यूज़र क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे इसको आप कोई भी आप नाम रख सकते हो। इससे बाहर आकर एरो फंक्शन को डिफाइन करो और कंसोल के अंदर आप इसको एक दफ़ा प्रिंट करवाओ कि जो भी आप दे रहे हो यूज़र क्रेडेंशियल्स डॉट यूज़र, और इसकी आप ID को प्रिंट करवाओ। अगर हमारे पास ID प्रिंट हो गई तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके ऊपर हम आएंगे और यहाँ पे हम कंसोल को साथ ओपन करते हैं। यहाँ पे कंसोल को ओपन किया और यहाँ पे अब इसके अंदर कोई भी मैं गलत URL दूंगा, लॉगिन करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। यहाँ पे एरर आ गया। अब इसमें एग्जैक्ट मैं देता हूँ admin@gmail.com, और जो हमने URL वहाँ पे, जो हमने पासवर्ड वहाँ पे दिया था admin और 1 2 3 4 5, फिर हम करेंगे लॉगिन के ऊपर क्लिक, तो हमारे पास ये ID प्रिंट होगी। अब ये ID कौन सी है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये वाली ID, इसके लास्ट में हमारे पास आ रहा है MT2 और इसके अंदर भी हमारे पास आ रहा है MT2, तो एग्जैक्ट ID हमारे पास प्रिंट होगी। अब हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन कर चुका है। किस तरह से आपका लॉगिन, जो यूज़र है वो लॉगिन करता है। अब लॉगिन करने के बाद आपके पास क्या फंक्शनैलिटी अप्लाई हो, तो दोस्तों जब भी यूज़र लॉगिन करता है ना, इसे बोलते हैं ऑन आथ स्टेट चेंज, कि ऑथेंटिकेशन की स्टेट अब चेंज हो गई है। तो जब भी आपका लॉगिन होगा तो स्टेट आपकी चेंज होगी। अब स्टेट चेंज के ऊपर आप क्या फंक्शन अप्लाई करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप इसका स्टेट चेंज जो है ना फंक्शन यहाँ पे लगाओगे। तो भी आप यहाँ पे इसका नेम कॉपी कर सकते हो। आप यहाँ पे दोगे ऑन आथ स्टेट चेंज फायरबेस, इसका भी आप नाम एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो। यहाँ से आप सेकंड वाला जो URL इसके ऊपर आप क्लिक कर दो और यहाँ से आपने बस नेम के स्पेलिंग की कॉपी करनी है, तो हम यहाँ पे इसके स्पेलिंग को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे इसके इंपोर्ट के अंदर। दोस्तों इसके इंपोर्ट के अंदर आपने एग्जैक्ट सही तरह से लगाना है ऑन आथ स्टार्ट ऑन आथ स्टेट चेंज, इसको आप यहाँ से अगेन कॉपी करके नीचे आप इसको लगा दो कि ऑन आथ स्टेट चेंज, कि जब भी ऑथेंटिकेशन चेंज हो जाएगी। ऑथेंटिकेशन कब चेंज होगी, जब हमारा यूज़र लॉगिन करेगा तो ऑथेंटिकेशन चेंज हो जाएगी। इसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर आएगा कि कौन सी ऑथेंटिकेशन आपकी चेंज हुई है, फिर आप कॉमा लगा के इसको दोगे यूज़र, कि किस यूज़र की चेंज हुई है। यहाँ पे आप इसको लगा दो और फिर आप इसके ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी लगा सकते हो। यहाँ पे आप लगा दो इफ़ यूज़र के, अगर आपका यूज़र लॉगिन करता है देन आप क्या करो, देन हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स शो करवा दो। जस्ट मैं इसके ऊपर एक अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करूँगा। एल्स अगर हमारे पास यूज़र लॉगिन नहीं करता देन हमारे पास देन अलर्ट के अंदर हमें शो करवा दो सॉरी, देन अलर्ट के अंदर हमें शो करवा दो सॉरी। सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और अगर हमारा यूज़र लॉगिन कर जाता है फिर हमारे पास प्रिंट करवा दो गुड, सेव किया और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास गुड प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा यूज़र लॉगिन हो चुका है। अब इसको अगेन रीलोड करेंगे तो हमारे पास आएगा गुड। अगर इसके अंदर मैं गलत डिटेल्स दूंगा और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास अलर्ट बॉक्स आएगा कि आपका यूज़र लॉगिन नहीं हुआ। तो अभी हमारे पास नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास आई थिंक इसके एल्स में कोई इशू आ रहा है। एल्स अलर्ट बॉक्स सॉरी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यूज़र जो है ना वो लॉगिन भी है, जिसका स्टेट है वो चेंज हुआ है इस वजह से। तो आप यहाँ पे इसको, अब इसका जो स्टेट है वो चेंज किस तरह से होगा कि जब हम इसको लॉग आउट करेंगे या हम अपने ब्राउज़र को क्लोज करके अगेन ओपन करेंगे तब इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। तो अब इसका जो यूज़र है जहाँ पे आपका लिखा हुआ अलर्ट, इंस्टेड ऑफ अलर्ट यहाँ पे आप माई ब्लॉग और माई लॉगिन पेज जो है इनकी आप क्लासेस चेंज करवा दो कि हमारे पास लॉगिन UI आपकी डिसअपीयर हो जाए, लॉगिन वाला पेज हमारे पास गायब हो जाए और बाकी जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास ओपन हो जाए। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे माई ब्लॉग को यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप लगाओ माई ब्लॉग डॉट क्लास लिस्ट, कि इसके ऊपर एक क्लास लिस्ट ऐड करो। कौन सी, इसके अंदर आप एक क्लास ऐड कर दो शो की, सेव किया। और ये जो शो वाली क्लास है इसको आप CSS के अंदर डिफाइन करोगे। यहाँ पे आप नीचे और यहाँ पे लगाओ शो और यहाँ पे इसका कर दो आप डिस्प्ले ब्लॉग।
डिस्प्ले ब्लॉक किया, सेव किया और यहाँ पे तो हम पेज को रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास इसका डिस्प्ले ब्लॉक आ गया। ये देखिए नीचे हमारे पास बाकी कंटेंट आ रहा है और ये जो हमारे पास लॉगिन है इसकी हम क्लास कर देंगे हाइड, कि हमारे पास हाइड हो जाए। तो सिंपली इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये लॉगिन पेज को कॉपी किया और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। इसके हम क्लास ऐड कर देंगे हाइड, हाइड किया और फिर हम इसको भी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे डॉट हाइड क्लास को हाइड, और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले नन, कि इसका डिस्प्ले हमारे पास नन हो जाए। अब हमारे पास जस्ट डैशबोर्ड ओपन हो गया, होम, लॉग और लॉग आउट। फिर उसके बाद अगर एल्स के अंदर हम क्या करेंगे कि इसकी हम स्टेट चेंज कर देंगे कि अगर इसका जो यूज़र है वो लॉगिन नहीं होता, इसकी स्टेट चेंज नहीं होती तो इसको उल्ट कर दो। फिर आप इसकी जो क्लासेज है वो रिमूव कर दो, ऐड, और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ था ना, फिर आप इसकी यहाँ पे कर दो रिमूव, इसकी भी क्लास रिमूव कर दो और इसकी क्लास भी रिमूव कर दो। देन क्या होगा, हमारे पास जो बाई डिफ़ॉल्ट CSS की स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। अब इसको हमने चेंज किस तरह से करना है कि जो हमारे पास लॉगिन वाला लॉग आउट वाला बटन है ना, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और हमारा यूज़र लॉग आउट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमेंट लगाएंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे साइन आउट, साइन और आउट, या इसको आप लॉग आउट भी कर सकते हो, कमेंट लॉग आउट किया और यहाँ पे आप एक बटन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओगे, कॉन्स्टेंट साइन आउट BTN, साइन अंडरस्कोर आउट BTN, और इसको आप स्टोर करवा दो डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी आईडी पास कर दो। तो ये आपने आईडी इसको लगाई हुई है लॉग आउट वाले को, ये आईडी लॉग आउट, इसको आप कॉपी करो, स्क्रिप्ट के अंदर इसको पास कर दिया। फिर इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे कि साइन आउट के ऊपर जब क्लिक को डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो एक इस ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे हम इवेंट लगाएंगे क्लिक का, कि जब इसके ऊपर क्लिक को देन हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। कौन सा फंक्शन हो, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर हम अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो दे देंगे, इसको हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे, सिंपली इसके अंदर हमारे पास बटन है साइन आउट का, तो हम यहाँ पे साइन आउट, जब इसके ऊपर क्लिक हुआ तो हमारे पास एक फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट साइन आउट का, उसको हम कॉल कर लेंगे। तो वो हम यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हैं, साइन आउट को SIGN साइन आउट फायरबेस। जस्ट मैं आपको ना चेक कर बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ना इसको चेक करते हो। वैसे मैं इसको खुद से भी सारा कर सकता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रैक्टिस की हुई है। तो ये आपके पास साइन आउट के स्पेलिंग आ रहे हैं ये वाले, तो आप इन्हीं को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन इसकी ओपन करोगे तो ना आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी साइन आउट वाला बटन आ जाएगा। तो सिंपली आपने इसको यहाँ पे लगा दिया साइन आउट, और इस साइन आउट को आपने ऊपर कॉल भी कर लेना, यहाँ पे आप कॉल करोगे देन ही वर्क करेगा साइन आउट, और फिर इसको आप यहाँ पे कॉल भी कर दोगे। ये इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये हमारा नहीं है, साइन आउट है, साइन आउट। और साइन आउट के अंदर आप अगेन अथेंटिकेशन पास करोगे, किस अथेंटिकेशन को आपने लॉग आउट करना है, तो ये इसके ऊपर आगे अथेंटिकेशन, देन आप इसके ऊपर एक इवेंट लगा दो डॉट देन, कि जब ये आपके ऊपर परफेक्टली वर्क कर जाए देन हमारे पास एक अगेन एरो फंक्शन चल जाए। और इसके अंदर आप कर दो इसको कि साइन आउट, यहाँ पे आप इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवा सकते हो, या ना भी करो कोई मसला नहीं क्योंकि हमारा फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर कैच करता है इसको एरर, अगर कोई एरर आ जाता है देन आप क्या करो, देन आप इसके अंदर एक एरर प्रिंट करवाओ, और एरर के अंदर आप कंसोल के अंदर कोई चीज़ प्रिंट करवा दो, यहाँ पे कंसोल, और आप कर दो एरर, सेव किया, और इसको आप प्लस डाल के यहाँ पे एरर भी लिख सकते हो कि इसके एरर जो मैसेज आएगा वो भी हमारे पास आ जाएगा। अब सेव करेंगे, अब इस लॉग आउट के ऊपर हमने क्लिक किया तो हमारा यूज़र लॉग आउट हो गया। अब हम इसको रीलोड करते जाएंगे तो हम अपनी जो एडमन वाला डैशबोर्ड वाला सेक्शन है उसको हम व्यू नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जब हम लॉगिन करेंगे एडमन और @gmail.com, अगर इसके अंदर मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड ऐड करूँगा दैन भी हमारे पास लॉगिन नहीं होगा, दैन भी हमारे पास एक एरर देगा। और अगर हमारे पास इसकी डिटेल सही होती है, मैं इसकी डिटेल सही ऐड करता हूँ, एडमन 1 2 3 4 5 लॉगिन किया, दैन हमारे पास यूज़र लॉगिन हो जाएगा और हमारे पास जो डैशबोर्ड है वो भी ओपन हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इस डैशबोर्ड के ऊपर आप इसको लॉग आउट कर सकते हो और अपनी पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब आपकी अथेंटिकेशन इसके अंदर कंप्लीट होगी। अब हम इसके ऊपर एक कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं कि हम टाइटल देंगे, पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और देन उसको पोस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्म की मदद से जो भी हम यहाँ पे टाइटल देंगे और पोस्ट देंगे, हम पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और ये डाटा हमारा जाके रियल टाइम डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। फायरबेस की एक प्रोडक्ट है रियल टाइम डाटाबेस, उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है, सिंपली आ जाना है अपने कोड के अंदर और यहाँ पे आप एक लगा दो कमेंट कि यहाँ से हमारा जो ब्लॉगिंग वाला कोड सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे कमेंट लगाओ और इसको आप यहाँ पे कमेंट लगा दो कि ब्लॉग सेक्शन कोड, ब्लॉग
सेक्शन कोड, और इसको आप यहाँ पे कमेंट कर दो नीचे आओ इसके, और यहाँ पे आप एक इवेंट लगाओ। दोस्तों जब भी आपने ये फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी होती है ना, सबसे पहले आपने इसको ये देखना है कि आप किस इवेंट के ऊपर लगा रहे हो। तो हमने जब भी बटन के ऊपर क्लिक करना है तो हमारा डाटा पोस्ट होना है, तो हमने यहाँ पे बटन को पहले सिलेक्ट करना है। अब इस कोड सेक्शन के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पे आपका ये फॉर्म लगा हुआ है, ये वाला फॉर्म आपका इस यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस कोड को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब लास्ट में हमारे पास आ रहा है अपडेट BTN, और ये हमारे पास आ रहा है ये पोस्ट BTN। आपने पोस्ट BTN को यहाँ से कॉपी करना है, स्टाइल आ गया स्क्रिप्ट के अंदर, और इसको आप एक वेरिएबल लो और इसको आप नाम दे दो ऐड पोस्ट और अंडरस्कोर BTN, ऐड पोस्ट BTN। फिर आप इसको सिलेक्ट करो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी ID पास कर दो, ID हैश, और साथ में आप इसकी ID को टारगेट कर लो। ID को टारगेट किया, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें नज़र आएँ। अब हम क्या करेंगे, इस बटन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि ऐड BTN डॉट ऐड पोस्ट डॉट BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्नर के, जब भी इसके ऊपर हम क्लिक करें ऐड इवेंट लिस्नर का मतलब है कि इसके ऊपर आप इवेंट लगाओ। इवेंट हमने कौन सा लगाना है, क्लिक वाला, कि जब भी इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। यहाँ पे हम फंक्शन देंगे ऐड अंडरस्कोर पोस्ट, ऐड अंडरस्कोर पोस्ट, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन का आप कर दो ऐड पोस्ट, यहाँ पे इस फंक्शन को लगा दिया। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले नेम, टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है ना, उनको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे टाइटल, कांस्टेंट टाइटल, और टाइटल को आप इक्वल कर दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी ID पास कर दो टाइटल, और यहाँ पे आप लगा दो डॉट वैल्यू, वैल्यू को लगा दिया। फिर आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो, इसके अंदर आप पोस्ट को ऐड कर दो, पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी भी ID यहाँ पे पास कर दो। अब इसकी ID हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसकी ID हमने रखा हुआ है पोस्ट कंटेंट, इसको हमने कॉपी किया और स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर इसकी ID को भी यहाँ पे टारगेट कर दिया। जब भी हमने वैल्यू को या इनपुट को, सॉरी वैल्यू नहीं, इनपुट को या टेक्स्ट एरिया को हमने सेलेक्ट करना है, तो हमने इसकी यहाँ पे लास्ट पे वैल्यू लगानी होती है कि पोस्ट कंटेंट, और पोस्ट कंटेंट जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे स्टोर करना है वेरिएबल्स के अंदर। दोस्तों ये मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा बहुत सा टाइम लगा था इन चीज़ों को सीखने के ऊपर। तो जो भी बिगनर्स हैं जो इस कोर्स को देखेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट, मुझे पता है बहुत कम लोगों ने करना है, लेकिन जो भी करेंगे उनको एटलीस्ट वैल्यू मिले। अच्छा, अब इससे ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनके अंदर हमारा डाटा स्टोर हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पे हम ID जनरेट करेंगे। ID इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर के अंदर आप इसको कर दो यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, और रैंडम के अंदर हम इसको दे देंगे कि मल्टीप्लाई बाई 100, कि 100 के अंदर जितनी भी IDs हैं वो हमारी जनरेट कर दो। रैंडम हर दफ़ा एक रैंडम ID जनरेट होगी। ये हमने क्यों जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने हर ID को हर पोस्ट को एक अलग सी ID लगानी है। वैसे तो आप इसको टाइम जोन के साथ सेट करते हो, लेकिन मैं आपको इसकी बेसिक वर्जन सिखा रहा हूँ। फिर हमने इसको सेट करना है, तो सेट करने के लिए आप यहाँ पे सेट के ऊपर आओगे। अब दोस्तों, अब जब भी आपने डाटाबेस को इंसर्ट करना है रियल टाइम डाटाबेस के अंदर, तो आपने सिंपली अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है और आपने यहाँ पे बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है रियल टाइम डाटाबेस। एक आपके पास आ रहा है फायरस्टोर डाटाबेस। फायरस्टोर डाटाबेस एक अलग चीज़ है और आपकी जो रियल टाइम डाटाबेस है वो एक अलग चीज़ है। तो आपने रियल टाइम डाटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। दोनों ही है तो डाटाबेस, लेकिन अलग अलग से चीज़ें वर्क करती हैं। इसके अंदर आप सिंपल डाटा को स्टोर करवा सकते हो, लेकिन जो आपके पास फायर स्टोर है इसके अंदर आप मल्टीपल डाटा को स्टोर करवा सकते हो। वो आगे चल के हमने उनको भी डिस्कस करना है। तो आप यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक कर दो। क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते जाना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है एज ए बिगिनर। फिर आपने नेक्स्ट किया और यहाँ पे आपने स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक कर दो, या स्टार्ट इन लॉग मोड के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप क्लिक करोगे फिर आप इसकी ये रीड और राइट वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने चेंज करना, ट्रू करना पड़ेगा, ट्रू और ट्रू करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे स्टार्ट इन टेस्ट मोड के ऊपर क्लिक करना और फिर आपने कर देना इसको इनेबल। इसको आपने इनेबल किया, फिर आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपके पास विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आपने सिंपली अपना डाटा इंसर्ट करना है। अब इसके अंदर डाटा आपने किस तरह से इंसर्ट करना है, आपने आ जाना अपने कोड के अंदर जहाँ पे आपके पास ये ऑलरेडी इम्पोर्ट हैं चीज़ें, ये आपके पास इम्पोर्ट है ना। सिंपली आपने यहाँ पे एक ऑनलाइन कॉपी पेस्ट कर देनी है इसी की, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो और जहाँ पे आथ लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप कर दो डाटाबेस आप कर दो। और
फिर आप इसकी ये बाकी जितनी भी वैल्यूज इनको हटा दो। इसके अंदर आप पहले कर दो इसको गेट डाटाबेस, गेट डाटाबेस। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है, मतलब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन लगे हों। फिर आप इसके अंदर फंक्शन कॉल कर लो सेट का, फिर इसके अंदर आप फंक्शन कॉल कर लो रेफरेंस का। ये जो गेट डाटाबेस है, सेट है या रेफरेंस है ना, ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं। ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं कि ये क्यों लगा रहे हैं और इसके अंदर क्या लॉजिक है। लॉजिक यही है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस ने इसी तरह से इनको बिल्टअप किया है। गेट डाटाबेस को आप कॉपी करो, यहाँ पे आप लगाओ कांस्टेंट और इसको आप कर दो डीबी गेट डाटाबेस और इसके अंदर डीबी को पास कर दो, दैट्स इट। अब जब भी हमने डाटाबेस को एक्सेस करना होगा, सिंपली हमने डीबी को एक्सेस कर लेना और जस्ट आपने इसके स्पेलिंग जो है वो चेक कर लेने हैं कि आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ना हो। गेट डाटाबेस के हमने गेट और डाटा और बेस ऑलमोस्ट इसके स्पेलिंग जो है वो ठीक है। फिर भी अगर हमें कोई आगे चल के एरर आएगा तो उसको हम चेकआउट कर लेंगे। फिर आपने आ जाना, यहाँ पे आप कोड कर रहे थे तो ये सेट फंक्शन को भी हमने ऊपर कॉल किया, तो हमने यहाँ पे सेट को कॉल किया। फिर इसके अंदर आपने पास कर देना रेफरेंस के आप डाटा को सेट करो, लेकिन आप सेट के किस रेफरेंस के थ्रू करो। यहाँ पे हमने गेट टाइम पे और यहाँ पे सेट, और सेट के अंदर आप दो रेफरेंस के किस रेफरेंस के ऊपर आपने इसको सेट करना है। रेफरेंस के अंदर पहले आप इसको पास कर दो डाटाबेस का नाम, तो यहाँ पे डाटाबेस हम पास करेंगे डीबी। फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे पोस्ट को एंटर करो कि पोस्ट वाला हमारे पास वहाँ पे एक टेबल बन जाए या कलेक्शन बन जाए जिसके अंदर ये हमारा डाटा स्टोर हो। और इसके अंदर हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आईडी के साथ। फिर आप कॉमा लगाओ और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसकी वैल्यू दे दो कि आपका टाइटल वहाँ पे एक टाइटल नेम के साथ एक आपका ऑब्जेक्ट बन जाए टाइटल, और टाइटल के अंदर आप पास कर दो ऊपर वाले टाइटल को। और यहाँ पे पोस्ट कंटेंट, यहाँ पे आपके पास पोस्ट कंटेंट बन जाए और पोस्ट कंटेंट के अंदर आपका ऊपर वाला पोस्ट कंटेंट वहाँ पे इंटर हो जाए। ठीक हो गया। फिर जब भी आपका डाटा ऐड होगा तो यहाँ पे हम एक और वहाँ पे हमने एक क्लास लगाई थी नोटिफाई की, तो हम यहाँ पे उसको भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे कांस्टेंट नोटिफाई, और नोटिफाई के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम पास कर देंगे डॉट नोटिफाई की क्लास। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने ये नोटिफाई लगाई थी, यहाँ पे इसको हम नोटिफाई प्रॉपर कर देते हैं। कॉपी किया और आएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, सॉरी स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर, और इसको हमने यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम ये अगर आपका डाटा सेट हो जाता है देन आप क्या करो कि जो आपके पास नोटिफाई क्लास लगी हुई है ना डॉट इनर टेक्स्ट, उसके अंदर आप इनर टेक्स्ट के अंदर या इनर एचटीएमएल जो भी आप देना चाहो, तो मैं इसके ऊपर कर दूंगा इसको इनर एचटीएमएल। ये आपकी नोटिफाई क्लास यहाँ पे नोटिफाई डॉट इनर एचटीएमएल और इनर एचटीएमएल के अंदर आप इसको पास कर दो डाटा एडेड, और ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं इनको आप इम्पटी कर दो। सिंपली आप इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लगाओ और इसका ये कांस्टेंट भी हटा दो और ये वाला आप इसको भी हटा दो, और जहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है ना इसके अंदर इक्वल का साइन डालो और आगे लगा दो इस तरह से खाली कॉमा, फिर आप सेम इस तरह से कर दो, फिर आप सेव करो। और अब आप जो अपने फार्म के अंदर आप पहले आपको इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ पे admin@gmail.com, फिर आप इसको दोगे यहाँ पे admin 1 2 3 4 5 लॉगिन किया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ना कोई एरर आ रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ। तो कंसोल के अंदर ये हमारे पास एरर है 23 लाइन के ऊपर, एरर हमारे पास आ रहा है 23 लाइन के ऊपर। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने ना एक चीज़ गलत पास की है कि इसके अंदर हमने डीबी ही पास कर दी। अगर आपको याद अगर दिखाओ तो इसके अंदर हमने पास कर दिए डीबी, क्योंकि हमने ऊपर डीबी को इनिशियलाइज नहीं किया, इसके अंदर हमने पास करना था ये ऐप को। हम ऐप को पास करेंगे, अब इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं। अब इसके अंदर हम देते हैं एडमिन, ये बोल आ रहा है हमारे पास लॉगिन हो गया। क्यों लॉगिन हो गया? क्योंकि हमारा R&D यूज़र लॉगिन था। अब इसके अंदर हम टाइटल देंगे, कोई भी हम टाइटल पुट करते हैं, पोस्ट के ऊपर कोई भी पोस्ट करते हैं, फिर करते हैं पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक, हमारे पास यहाँ पे आ गया डाटा एडेड। और अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी रियल टाइम डाटाबेस, तो ये हमारा डाटा भी ऐड होगा जो हमने वहाँ पे डाटा ऐड किया था। आगे समझ गए किस तरह से आपने डाटा को ऐड करना है। अब ये जो आपने डाटा ऐड किया ना, अब इंस्टेड ऑफ दिस डाटा मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर जो पोस्ट हैं उनको करूँगा। लोरा वेबसाइट ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लेके प्रॉपर जो पोस्ट हैं वो मैं करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी करते हैं और पहले इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो इसको यहाँ से हम करते हैं डिलीट इसका टाइटल, और फिर इसका हम थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी करते हैं। यहाँ से इसको टेक्स्ट कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक किया, फिर अगेन हम एक पोस्ट करते हैं
2-3 पोस्ट कर लेते हैं ताकि हम डाटा को गेट कर सकें, थोड़ा समय अच्छा भी व्यू लगे। और इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिखा दिया, फिर क्या पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक, तो ये डाटा हमारे पास ऐड हो गया। अगर ये दिखाऊँ तो ये आप डाटा इसके अंदर ऐड हो गया, पोस्ट कंटेंट भी और टाइटल भी। अब आपको इसके अंदर डाटा को पोस्ट करना आ गया। अब ये आपके पास आ रहा है एक नोटिफाई, ये ऊपर आपके पास आ रहा है डाटा एडिट। हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं कि हमारे पास इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी अच्छी आ जाए, और बाकी जो चीज़ें उनको हम ऐसा जो है वो स्टाइल करते हैं। तो सिंपली आपने इसकी क्लास को यहाँ से कॉपी करना है, जो आपने यहाँ पे इसको क्लास दी हुई है नोटिफाई को। तो इसकी क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ स्टाइल और सीएसएस के अंदर। सिंपली यहाँ पे हम लगा देंगे इसको, है यहाँ पे नोटिफाई, और यहाँ पे इसको हम लगा देंगे विड्थ, हम इसको लगा देते हैं 80%। डिस्प्ले इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। मार्जिन इसको हम करते हैं 0 और ऑटो, ताकि ये हमारे पास सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट लाइन इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में हो, और बैकग्राउंड इसके ऊपर हम लगा देते हैं ग्रीन, और इसका हम कलर कर देते हैं वाइट, वाइट कर देते हैं। सेव किया और बूम, ये आपके पास आ गया डाटा एडिट। ऊपर नोटिफिकेशन बड़ा प्यारा सा, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम मार्जिन लगा देते हैं टॉप से, इसको हम कर देते हैं 70 पिक्सल। सेव किया और ये हमारे पास डाटा एडिट जो है वो थोड़ा सा स्टाइल हो गया, अच्छे से ठीक हो गया। अब आपका डाटा यहाँ पे आपको पता चल गया किस तरह से आपने ऐड करना है। अब अपने डाटा को व्यू करना है एक टेबल के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास पहले लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये टेबल वाला टैग लगा हुआ है, इसके अंदर हमने अपने जो डाटा उसको स्टोर करवाना है, उसको हमने यहाँ पे शो करवाना है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे गेट डाटा के लिए। यहाँ पे आएंगे script.js के अंदर, और यहाँ पे कमेंट करेंगे इसके नीचे, और यहाँ पे गेट डाटा फ्रॉम फायरबेस डीबी, फायरबेस डीबी। कमेंट्स आपने इसलिए करने के इन फ्यूचर अगर आपको कोड को एडिट करना पड़ जाता है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि मैंने कहाँ पे किस तरह का कमेंट लगाया, फिर आपको कोड को गेट करना या व्यू करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन लगाओगे, यहाँ पे फंक्शन का आप स्टार्टिंग वर्ड स्मार्ट रखते हो, और गेट पोस्ट डाटा, गेट पोस्ट डाटा यहाँ पे। और इसको आप सबसे पहले कांस्टेंट दोगे यूज़र रेफरेंस, तो किस रेफरेंस से आपने डाटा को गेट करना है, यूज़र अंडरस्कोर रेफरेंस। और इसके अंदर आप रेफरेंस पास करोगे, ऊपर रेफरेंस वाला फंक्शन जो हमने ऑलरेडी कॉल किया हुआ है, फिर आप इसके अंदर डीबी, और डीबी के बाद आप पोस्ट वाले जो आपके पास है वहाँ पे एक बना हुआ ये वाला पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट नहीं है पोस्ट। और फिर इससे बाहर आ जाओ, और फिर आप यहाँ पे एक लगाओ फंक्शन कि गेट डाटा। अब गेट डाटा जो आपके पास फंक्शन है ये गेट वाला, अब गेट को भी आपने ऊपर पहले कॉल करना है फायर रियल टाइम डाटाबेस से। तो सिंपली आप इसके अंदर लगाओगे यहाँ पे आपने सेट रेफरेंस, फिर आप यहाँ पे लगा दोगे गेट, कि अब हम डाटा को गेट कर रहे हैं। तो सिंपली उस गेट फंक्शन को है, उस फंक्शन को भी हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब इस गेट के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस पास करना है ये वाला, कि किस रेफरेंस से आपने डाटा को गेट करना है। फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे इवेंट नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे फंक्शन एरो फंक्शन देन, और फिर इसके अंदर हम एट्रीब्यूट इसको देंगे स्नैपचैट। इसको आप कोई अपनी मर्जी से भी नाम रख सकते हो, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ स्नैपशॉट क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिमेंबरेबल है। फिर कांस्टेंट करेंगे और डाटा को हम इक्वल कर देंगे स्नैपशॉट के डॉट वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू को आपने पूरा नहीं लिखना, जस्ट आपने वैल्यू लिखना। और कंसोल के अंदर पहले हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अगर हमारे पास कंसोल के अंदर डाटा प्रिंट हो गया तो इसका मतलब वर्क कर रहा है। अभी जो आपका फंक्शन है ना, इसको आपने ऐसे कॉल कर देना है, यहाँ पे ऐसे कॉल कर दो कि जब भी आपका डाटा लोड हो साथ ही आपका फंक्शन भी लोड हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैं कंसोल के अंदर आते हैं, तो ये आपके पास डाटा आ रहा है, जो आपने डाटा वहाँ पे ऐड किया ना आपके पास यहाँ पे कंसोल के अंदर आ रहा है। अब इस डाटा को आपने HTML पेज के अंदर किस तरह से शो करवाना है। दोस्तों इस फंक्शन के ऊपर ना मेरा बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इसको समझना मेरे पहले स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अब मैं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, तो आई होप आपको अच्छा भी लगेगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। सिंपली आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेनी है लेट के नाम से, और HTML लेट हम इसलिए ले रहे हैं कि लेट का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, कि हमने इसको इस जो बॉक्स है इसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बाहर आप इसको कॉल नहीं कर सकते। फिर आप इसके अंदर कांस्टेंट एक लो, कांस्टेंट को आप कर दो यहाँ पे टेबल, और इसको आप कॉल कर दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और जो आपने वहाँ पे टेबल का टैग लगाया हुआ है ना उसी को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। फिर आप यहाँ पे फॉर का लूप लगाओ, और फॉर के अंदर आप लगाओ कांस्टेंट के अंदर आप इसको दो की कि जो भी आपके पास पोस्ट है ना उनको एक अलग अलग से की लगी हुई है जो हमने ऑलरेडी लगाई हुई है इन डाटा, कांस्टेंट की इन डाटा,
फिर आपका क्या होगा कि हर डाटा के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो की सूरत में अलग अलग से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट के अंदर पहले इसको हम पास करेंगे टाइटल, सेकंड हम इसको पास करेंगे पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट, और इसको हम इक्वल कर देंगे डाटा। और डाटा हमारे पास चूँकि एक एरे के अंदर है तो इसके अंदर हम की को पास कर देंगे। अब जब भी हमने इस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो हमारे पास उस की के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। अगर आपको मैं कंसोल के अंदर जस्ट जो टाइटल है उनको प्रिंट करके दिखाऊँ तो सिर्फ हमारे पास जो टाइटल्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। टाइटल्स सेव किया और यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो सिर्फ जितने भी टाइटल्स होंगे वो हमारे पास कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। या आपके पास व्हाट इज़ लोरेम इप्सम, वाई डू यू यूज़ लोरेम इप्सम, जो हमने वो 2 पोस्टें किए ना, जस्ट उनके टाइटल हमारे पास प्रिंट हो गए। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको एक HTML पेज के अंदर शो करवाना है। तो सिंपली जो आपने यहाँ पे HTML लिखी हुई है ना, यहाँ पे इसी के अंदर इसको आप प्रिंट करवा दो, HTML और प्लस और इक्वल, इसके अंदर बैकटिक्स लो। बैकटिक्स के अंदर चूँकि हम अपने HTML का कोड भी और जावा के कोड दोनों को इकट्ठा कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम टीयर का टैग लेंगे और यहाँ पे हम टीयर को क्लोज कर देंगे। अब इस टीयर के अंदर हम लेंगे एक TD, यहाँ पे TD, और TD के अंदर हम लेंगे एक स्पैन का टैग, क्योंकि हमने इसके साथ नंबरिंग भी शो करवानी है ना। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके अंदर नंबरिंग शो करते हो। तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्पैन का टैग, यहाँ पे स्पैन का टैग लगाया और इसको हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज, और इसको भी हम यहाँ पे एंड कर देंगे TD के साथ। ये हमारा फर्स्ट TD हो गया। और ये आपका स्पैन का टैग है, इसको हमने क्लास लगा देनी है पोस्ट नंबर्स। ठीक हो गया। अब इसी के नीचे आप एक और TD लो और इस TD के अंदर आप एक टाइटल को प्रिंट करवाना है। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइटल को प्रिंट करवाने के लिए $, और यहाँ पे हम इस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे टाइटल वाली को, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे TD को। ठीक हो गया। अब एक और TD लेंगे जिसके अंदर हमने डिलीट बटन और अपडेट वाले बटन को रखना है। यहाँ पे हम TD, और इस TD के अंदर हम इस TD को भी हमने क्लोज कर दिया, और इसको हम देंगे यहाँ पे बटन का टैग। यहाँ पे बटन को भी हमने क्लोज कर दिया, लेकिन बटन के अंदर हम लिखेंगे डिलीट, और यहाँ पे हमने बटन के टैग को भी क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम इसके अंदर एट्रीब्यूट पास करेंगे। पहले इसके अंदर एट्रीब्यूट पास करेंगे क्लास का, और इसको हम नाम देंगे डिलीट यहाँ पे, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर आएंगे कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए यानी क्या करो, एक इसके ऊपर फंक्शन चल जाए, डिलीट फंक्शन का इक्वल करेंगे, और यहाँ पे डिलीट डाटा या डिलीट फंक्शन जो भी आप करना चाहो, और यहाँ पे अब इसके अंदर हम की पास कर देंगे ताकि आपका जो डाटा वो उसको एक अलग से की मिल जाए कि जो भी आपकी की होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर आप इसी को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप उसको नीचे पेस्ट कर दो, और जहाँ पे आपके पास डिलीट आ रहा है ना वहाँ पे आप इसको कर दो अपडेट, और ऑन क्लिक के ऊपर जहाँ पे आपने डिलीट डाटा किया हो ना यहाँ पे आप इसको कर दो अपडेट डाटा, और इसके अंदर आपने की पास की हुई है, और इसका आप टेक्स्ट कर दो यहाँ पे अपडेट डेट। हम सेव किया, और अगर आप इसको रिव्यू करवाओ तो मेरे पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। अच्छा, अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा क्योंकि हमने इस टेबल के अंदर इसको इनर HTML नहीं दिया। तो सिंपली हमने जहाँ पे ये टेबल का टैग लगाया हुआ है ना, आप इससे बाहर आ जाओ इस ब्लॉक से, जहाँ पे आपके पास ये HTML ये कंप्लीट हो रहा है लूप, इस लूप से बाहर आ जाओ, और सिंपली आप यहाँ पे टेबल के टैग को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आप लिखो .inner_html कि इसके इनर HTML के अंदर क्या करो, सिंपली आप HTML को यहाँ पे प्रिंट करवा दो। अब HTML क्या है, एक हमारे पास कॉन्स्टेंट है, एक हमारे पास वेरिएबल है लेट नेम के साथ, और जो भी हमारा कंटेंट होगा वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। अब इसका वगैरह मैं व्यू करूँगा तो जो भी मैंने टाइटल यहाँ पे दिए, ये टाइटल हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया, माई पोस्ट व्हाट इज लोरेम इप्सम, वाई डू वी यूज लोरेम इप्सम। लेकिन हमारे पास बटन जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, तो लेट मी चेक कि क्यों नहीं प्रिंट हो रहे। वो हमारे पास एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसके लास्ट में हमने ये सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, सॉरी डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, तब भी आपके पास वर्क नहीं करेगा। अगर अब हमने डबल कोट्स लगा दिए दैन हमारे पास अब डेफिनेटली जो डाटा वो शो होगा। अब इसको मैं देता हूँ admin@gmail, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास लॉगिन है, तो इसलिए थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है क्योंकि थोड़ा सा नेट की स्पीड भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और इस वजह से। तो ये आपका जो टेबल है वो डिज़ाइन हो गया, इसके अंदर आपका टाइटल प्रिंट हो गया, डिलीट और अपडेट वाला बटन भी आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब आपने डाटा को इंसर्ट भी कर लिया और डाटा को आपने गेट भी कर लिया। अब इस टेबल को आपने स्टाइल करना है, तो इसको आप स्टाइल करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे आओगे CSS के अंदर। CSS के अंदर जस्ट आपने ये कोड पेस्ट कर देना है और आपकी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको इसका मैं व्यू दिखाऊं तो ये आपके पास स्टाइल हो गया, और अगर आप इसकी मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये आप देखें कि इसके अंदर क्या है। हमने सिंपल से स्टाइलिंग किया हुआ है। माई कंटेंट को हमने विड्थ लगा दी 100% और पैडिंग उसको हमने लगा दी 70% और
50%। फिर इसके अंदर टेबल को हमने विड्थ इसकी कर दी 100% और इसके अंदर TR को थोड़ा सा हमने पैडिंग वगैरह लगा दी है और जो बटन है उनको हमने स्टाइलिंग करके जस्ट बैकग्राउंड कलर उनका चेंज किया है। जो मेन आपके पास सीखने की चीज़ है ना वो ये वाली चीज़ है कि आप पोस्ट करते हो, पोस्ट जो पोस्ट नंबर्स हैं ये वाले, अब आपके पास यहाँ पे काउंटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3। इसकी मदद से आपको जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप CSS की मदद से ये नंबरिंग प्रिंट करवा लेते हो जस्ट CSS की मदद से। आपने क्या करना है कि आपका ये पोस्ट नंबर है ना इसके बिफोर के ऊपर आपने लगा देना है काउंटर इंक्रीमेंट सेक्शन और काउंटर सेक्शन, आपने इसको लगा देना है सेक्शन, या आपने प्रॉपर्टी लगा देनी है। फिर आपके पास जो बॉडी टैग है ना उसके ऊपर आपने प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने वो कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सिंपली ये आपके पास प्रॉपर्टी है काउंटर रीसेट सेक्शन, जो आप उसको नाम दोगे आपने यहाँ पे काउंटर रीसेट कर देना है कि आपका काउंटर जो है वो रीसेट कहाँ से हो। तो जस्ट आपने बॉडी के ऊपर आके इस टैग को, इस प्रॉपर्टी को आपने पेस्ट कर देना, ये वाली काउंटर रीसेट सेक्शन। और ये जो सेक्शन का नेम है ये आपने यूज़ करना है यहाँ पे। अगर आप उसका नेम वहाँ पे और कोई रखते हो तो आपने यहाँ पे इसका नाम भी यहाँ पे चेंज करना है। और अगर आप उसका व्यू दिखाओ आप 1 2 3, आप इसके अंदर जितनी मैं पोस्ट करता जाऊँगा इसकी नंबरिंग साथ साथ आती जाएगी। अब आपका टेबल भी स्टाइल हो गया और आप पर ये नंबरिंग भी आ गई। अब आपने क्या करना है कि इस डिलीट के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा डाटा डिलीट हो जाए, फिर अपडेट के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा जो डाटा वो अपडेट हो जाए। अब सबसे पहले हम देखेंगे डिलीट वाले को, क्योंकि डिलीट वाला थोड़ा सा बिल्कुल ही आसान सा है। तो आपने क्या करना है, आ जाना script.js के अंदर। अब आपने ये डिलीट के ऊपर ये वाला फंक्शन लगाया डिलीट डाटा। अब यहाँ पे आप एक कमेंट लगाओ और यहाँ पे आप लगाओ डिलीट डाटा। डिलीट डाटा के ऊपर आप करो यहाँ पे विंडो डॉट डिलीट डाटा और इसको आप इक्वल कर दो यहाँ पे फंक्शन के, और इसके अंदर आप पास कर दो की, क्या आप किस की के तहत इसको डिलीट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे करेंगे रिमूव। तो रिमूव वाला फंक्शन भी आपने पहले ऊपर कॉल कर देना है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे कर लूँगा इम्पोर्ट। यहाँ पे वैसे तो हमने पहले इसको इंपोर्ट करना बाद में कॉपी करना होता है, लेकिन कोई मसला नहीं क्योंकि नेम सिंपल सा है। तो इसको हमने इंपोर्ट किया, फिर यहाँ पे रिमूव। अब रिमूव के अंदर भी सेम उसी तरह से आप इसको रेफरेंस दोगे, रेफरेंस हमने पास कर दिया। रेफरेंस के अंदर हम इसको देंगे DB के किस डाटाबेस से, फिर उसके बाद कौन सा डाटा डिलीट करना है बैकटिक्स के अंदर आप दोगे पोस्ट कि वहाँ पे कलेक्शन है पोस्ट नाम के साथ, फिर उसके अंदर की कौन सी की जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो वाली की। इसके अंदर हमने की को स्टोर करवा दिया, की कौन सी है। अब इसकी जो की हमने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है ना, इसके ऊपर हमने लगा दी। अब इसकी की हमारे पास अगर 3 है तो यहाँ पे भी इसकी जो की है वो आपके पास 3 प्रिंट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लगा के चेक करवाऊँ तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगी। की किया, सेव किया। अब डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होता है, ये डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आ गया 37, दूसरे के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आ गया 89। जो इसकी की वहाँ पे डाटाबेस के अंदर स्टोर है ना, सेम वो वाली जो डाटाबेस है ना, जो वो वाली की है ना वो आपके पास यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने डिलीट करना है, तो ये इसका रिमूव रेफरेंस बन गया। इसके बाद आप जस्ट ये जो आपके पास है ना ये गेट पोस्ट, इसको आप गेट करो। गेट पोस्ट वाला जो आपके पास फंक्शन, इसको कॉल करो कि आपकी जो मतलब आपका डाटा वो रियल टाइम में आपके पास अपडेट हो। साथ में आप इसके ऊपर लगा दो एक जो आपके पास नोटिफाई है ना, उसके अंदर आप लगा दो डाटा डिलीटेड नोटिफाई डॉट इनर HTML, और इस इनर HTML के अंदर आप लगा दो डाटा डिलीटेड। वैसे तो आप इसको और थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हो, लेकिन इसको इतना ही रखते हैं। ऑलरेडी हमने 2 पोस्ट के ऊपर डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया था तो वो हमारी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे हम कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट किया, और अब यहाँ पे कोई और पोस्ट करते हैं, फिर पोस्ट किया तो ये हमारा पोस्टें इसके अंदर ऐड हो गई। अब इसको रीलोड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे पोस्टें शो हो जाएंगी। अब किसी के ऊपर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास आ जाएगा डाटा डिलीटेड। लेकिन यहाँ पे अगर देखो कि मैं पोस्ट का डाटा ऐड करता हूँ तो मेरे पास डाटा एडिट तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास शो नहीं होता। उसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, सिंपली जहाँ ये आपने गेट पोस्ट डाटा लगाया हुआ है ना, तो जहाँ पे आप इसको ऐड करो, ऐड करने के लास्ट पे आप इसको लगा दो। अब आप जो भी पोस्ट ऐड करोगे वो आपकी रियल टाइम में ऐड होगी। अब इसके अंदर कोई मैं पोस्ट ऐड करता हूँ पोस्ट नाउ, तो आपके पास उसी वक्त ऐड होगी। अगर डिलीट करेंगे तो उसी टाइम डिलीट होगी, हमें पेज को रीलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आपका डाटा जो है वो डिलीट भी हो गया। अब हमने करना अपडेट के अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो डाटा वो अपडेट हो। तो इसको भी करना बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपली आपने क्या करना है कि जिस तरह से आपने ये फंक्शन लगाया ना डिलीट डाटा वाला, आप इसके नीचे आप लगाओ गेट एंड अपडेट डाटा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लगाओ विंडो डॉट ये अपडेट डाटा, जो आपने फंक्शन यहाँ पे लगाया हुआ इस बटन के ऊपर अपडेट डाटा वाला, इसको कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो अपडेट डाटा। अपडेट डाटा के अंदर आप क्या करते हो
कि यहाँ पे आप एक और फंक्शन लगाते हो। इस फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, की पास करनी है और इसके अंदर आप करो एक कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर आप दो इसको यूज़र रेफरेंस और फिर आप इसको दो रेफरेंस जो आपने ऊपर फंक्शन दिया हुआ है और डीबी के अंदर आप इसको दे दो किस रेफरेंस से आपने डाटा को गेट करना। तो हम करेंगे पोस्ट से, यहाँ पे पोस्ट स्लैश यहाँ पे $, और इसके अंदर आप की को पेस्ट कर दोगे की, और यहाँ पे आपने लगाना है बैकटिक्स। इसके स्टार्ट और एंड पे आपने क्या करना है, बैकटिक्स लगानी है। बैकटिक्स लगाओगे तो आप इसके अंदर वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकोगे, अदरवाइज़ आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ पे लगाओगे गेट के डाटा को आप गेट करो कहाँ से, इस यूज़र रेफरेंस से, और देन आप इसके ऊपर क्या करो, एरो फंक्शन कॉल कर दो, नॉट देन। जब आपको ये कॉल हो जाए देन और इसके अंदर आप एलिमेंट पास करोगे आइटम, और यहाँ पे अब जो भी आपने डाटा वहाँ से गेट करना है ना, आप इसको आइटम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप पास कर दोगे इसको टाइटल, यहाँ पे टाइटल, और टाइटल के अंदर आप इसको पास कर दोगे डॉट वैल्यू, और वैल्यू को आप इक्वल कर दोगे आइटम डॉट वैल, और वैल के अंदर आप क्या, वहाँ पे आपका क्या नाम है, टाइटल। सेव करेंगे। अब जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ना, इसके ऊपर अगर इस अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब टाइटल आ गया और साथ में हमने डिस्क्रिप्शन को भी लेके आना, तो सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर दो, और यहाँ पे वहाँ पे इसका जो नेम है ना, पर्पस नेम है इसका पोस्ट डिस्क्रिप्शन, आई थिंक पोस्ट कंटेंट, और ये वाला पोस्ट कंटेंट सेम, ये हमारे पास आईडी भी है। यहाँ पे सेव किया यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया ये वाला डाटा, इसके अंदर ऐड हो गया। अब देखिए इसके अंदर हम डाटा ऐड करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास ये डाटा तो इसके अंदर ऐड हो जाता है, लेकिन हमारे पास नीचे बटन शो हो रहा है पोस्ट नाउ का। हमने यहाँ पे बटन को भी अपडेट करना है, उसके लिए हमने ऑलरेडी क्लासेस लगाई हुई हैं हाइड एंड शो वाली, तो हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट को हम नाम दे देंगे अपडेट BTN, और अपडेट BTN के हम आईडी इसके अंदर पास कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसकी जो क्लास है या आईडी उसको हम पास कर सकते हैं। मैं इसकी यहाँ पे क्लास को पास कर देता हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर क्लास चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे इसको क्लास ही टारगेट करो, इसकी क्लास को टारगेट किया, और यहाँ पे हम करेंगे अपडेट BTN डॉट क्लास लिस्ट, और इस क्लास लिस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे शो वाली क्लास को, और शो वाली को हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक, तो यहाँ पे इसको शो किया, सेव किया। अब यहाँ पे अब किसी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे अपडेट वाला बटन शो हो गया, और पोस्ट वाला भी मेरे पास शो हो रहा है। अब सिंपली जो पोस्ट वाला है उसको हम यहाँ पे हाइड कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, और बल्कि कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को लिखो, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी क्लास पास कर दो पोस्ट BTN। अगर यहाँ पे इसकी मैं क्लास आपको दिखाऊँ तो ये क्लास हमारे पास है पोस्ट BTN, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे पोस्ट BTN। और पोस्ट BTN के अंदर आप क्या करो कि इसके ऊपर आप एक क्लास लगाओ डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसके ऊपर एक क्लास ऐड कर दो, और कौन से ऐड करो, यहाँ पे ऐड, और ऐड कर दो इसके अंदर आप हाइड, कि ये इसके अंदर क्लास ऐड हो जाएगी हाइड, तो ये बटन हमारे पास हाइड हो जाएगा और अपडेट वाला शो हो जाएगा। अब अपडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपडेट पोस्ट वाला बटन आ गया, और जो हमारे पास ऐड पोस्ट वाला था वो हमारे पास गायब हो गया। अब ये अपडेट ऐड वाला है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका डाटा अपडेट होगा। अब उसको हमने किस तरह से करना है, अब ये जो अपडेट वाला बटन है ना, इसको हमने ऑलरेडी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर इवेंट लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे अपडेट BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, किसके ऊपर एक इवेंट लगाओ, कौन सा, क्लिक का, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। फंक्शन कौन सा चले, अपडेट फॉर्म का, अपडेट_फॉर्म, यहाँ पे अपडेट फॉर्म, ये बटन लग गया, ये फंक्शन लग गया। अब इस फंक्शन को आप नीचे यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे मैं अगर आप यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि फंक्शन अपडेट फॉर्म, और अपडेट फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे इसके अंदर आप क्या करोगे, सिंपली जो आपने ऑलरेडी ये फंक्शन लगाया हुआ है ना, क्या वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हो, यहाँ पे सिंपली आप इसी को कॉपी कर लो, यहाँ से ऐड पोस्ट के अंदर वाली को कॉपी करो और इसके अंदर आप पेस्ट कर दो अपडेट फॉर्म वाले के अंदर। यहाँ पे आप इसको लगा दो अपडेट। अब जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी इन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। पहले आप इसको चेक भी कर सकते हो कंसोल के अंदर कि जो आपकी वैल्यू है वो आपके पास प्रिंट हो भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप टाइटल को पहले प्रिंट करवा दो, सेव किया, और यहाँ पे कंसोल अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं।
ये वैल्यू आ गई कंसोल, और फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। इसका मतलब है कोड हमारा यहाँ तक परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो जस्ट हमें डाटा को अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए यहाँ पे हम अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये अपडेट जो फंक्शन है ना, इसको हमने ऊपर भी कॉल करना है। इसके अंदर आप पहले रेफरेंस पास कर दो, रेफरेंस के अंदर डी के बाद आप इसको लगा दो बैकटिक्स के अंदर लगा दो पोस्ट्स, आपके पोस्ट के अंदर आपका की वैल्यू, यहाँ पे आप की को पास कर दो, और की को पास करने के बाद इससे बाहर आओ, और अब यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज़ कर दो कि टाइटल वाली जो आपकी वहाँ पे नेम है की, वहाँ पे इसकी वैल्यू कर दो आप टाइटल, ये जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है। और पोस्ट कंटेंट जो है इसके अंदर आप पास कर दो पोस्ट कंटेंट को पास कर दिया। इससे बाहर आप इसकी वैल्यूज़ को इम्पटी कर दो जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है कि जब भी आपका डाटा ऐड होगा तो आपकी वैल्यू इम्पटी हो जाएंगे। तो सिंपली इसको आप नीचे आओ, और ये आपका फंक्शन यहाँ पे है, इससे बाहर आप इसको कर दो, और फिर आप इसके ऊपर गेट डाटा जो है वो भी लगा दो। यहाँ पे इसके ऊपर गेट डाटा वाला जो फंक्शन है इसके ऊपर भी आप लगा दो गेट पोस्ट डाटा, यहाँ पे सेव किया। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम फंक्शन लगाते हैं, उस फंक्शन में इसकी फंक्शनलिटी चेक करते हैं। सिंपली अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू सारी हमारे पास फॉर्म के अंदर शो हो जाएंगी। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, वैल्यूज़ के अंदर शो होगी। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, फिर पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो अपडेट इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा, अपडेट इज़ नॉट डिफाइन क्योंकि इस अपडेट को हमने ऊपर कॉल नहीं किया, तो हम यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। इसके अंदर हम आएंगे और कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। कॉल किया, अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया, और डाटा यहाँ पे आने के बाद आप इसके ऊपर करोगे अपडेट डाटा, तो ये आपके पास डाटा अपडेट हो जाएगा। फिर अगेन करते हैं, और इसका यहाँ पे मैं टाइटल चेंज करता हूँ, अपडेट किया तो अभी हमारा डाटा अपडेट हो जाना चाहिए। लेट मी चेक। इसमें हमारे पास एरर ये आ रहा था कि ये जो हमने लास्ट पे लगाया ना ये कॉमा, इसको आपने काट करना, और ये जो आप यहाँ पे डाटा को गेट कर रहे हैं ना, जस्ट आप गेट को यहाँ तक लगा दो। गेट का आप अलग से कर दो, बाकी जो आपका कोड है वो सारा आप इस तरह से लिख दो। ये आपका बस गेट वाला अलग से होना चाहिए, बाकी आपने जितनी भी मतलब फंक्शनैलिटीज़ थी वो हमने गेट के अंदर ही लिख दी थी। ये हमारा थोड़ा सा एरर था। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम अगर कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रियल टाइम में चेंज होगी। अपडेट के ऊपर क्लिक किया, अब इसके नंबरिंग की बजाय मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे बाबर, और अपडेट किया। अब हमारी वैल्यू रियल टाइम में चेंज होगी। अभी थोड़ी सी देर लेगा यहाँ पे बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड। यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होगी, और ये जो आप गेट पोस्ट डाटा यहाँ पे कर रहे हो ना, आप इसके बाद इसको कर दो। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आप इसको लगा दो गेट पोस्ट डाटा को, और आप इसके ऊपर आप फंक्शनैलिटी कर दो। अब 65 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे और वैल्यू। अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ये आपकी रियल टाइम में वैल्यू चेंज हो रही है। अब आपको पेज को रीलोड नहीं करना पड़ रहा। अब आपकी जो पोस्ट हैं वो आपको अपडेट करना भी आ गई, डिलीट करना भी आ गई। अब ये जो आपने पोस्टर क्रिएट की है ना, ये हमें चाहिए ब्लॉग पेज के ऊपर। तो ब्लॉग पेज के ऊपर सिंपल सा कोड है, जस्ट आपने यहाँ पे एक पेज क्रिएट करना है, उसको आपने नाम दे देना blog.html, और आप आओ index.html के अंदर जो भी आपका यहाँ पे कोड है इसको यहाँ से कट करो, और आप blog.html के अंदर इसको पेस्ट कर दो। अब इसके अंदर आपने फुटर रखना है, और ये जो आपका नोटिफाई इसको भी हटा दो। बाकी ये आपने नैब बार रखनी है और फुटर सेक्शन रखना। बाकी आपका कोई जो कंटेंट है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये नैब को भी हम हटा देंगे। बस स्टाइल और सीएसएस की फाइल हम सेम इस्तेमाल करेंगे, वो हम फाइल अलग से नहीं लिखेंगे। सेव किया, और अब इसको हम करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपके पास मेन्यूज आएंगी आगे, और आपके पास नीचे ये कॉपीराइटेड वाला टेक्स्ट आ रहा है। तो आप इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हो अगर आप करना चाहो फुटर सेक्शन को। अगर हम इसका पहले वाला पेज देखें यहाँ पे, तो ये फुटर हमारे पास एज इट इज़ ही है। अगर फुटर को आप स्टाइल करो, बल्कि उसको हम बाद में लास्ट पे स्टाइल कर देंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये आपके पास आ रहा है ना ये वाला पेज, इसके अंदर आपने अपने कंटेंट को शो करवाना है। तो सिंपली आप इसके लिए ये वाली जो script.js की फ़ाइल है इसको बेशक इसकी बजाय आप यहाँ पे इसको और कोई फाइल लिंक कर दो जेस के अंदर, और आप इसको कर दो यहाँ पे blog.js, और इस blog.js के अंदर आप इस सारे कोड को यहाँ से, क्योंकि सारे को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये ऊपर वाली जिसकी यहाँ तक डाटाबेस वाला ना, यहाँ तक इसको कॉपी कर लो। कॉपी किया और blog.js के अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर भी हमें ये ऑथेंटिकेशन इसके अंदर नहीं चाहिए, और इसके अंदर भी जस्ट मुझे ये गेट डाटाबेस रेफरेंस और ये वाली फंक्शनलिटीज़ की चाहिए। ठीक हो गया, और ये आपका इस तरह से इनिशियलाइज कोड होगा। अब ब्लॉग के अंदर आप इससे blog.js को लिंक कर दो, यहाँ पे आप लिख दो blog.js,
आपकी blog.js की फाइल इसके साथ लिंक हो जाएगी। बाकी आपने डाटा को जिस तरह से पहले गेट किया सेम उस तरह से आपने गेट करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, हमें उसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप एक फंक्शन लगाओगे गेट पोस्ट डाटा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा blog.js के अंदर, ये blog.js और इसके अंदर हम इसको काटेंगे पेस्ट। सिंपली सा है कि आपने किस तरह से डाटा को गेट करना वो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया है। सेव करेंगे, अगर आप इसको व्यू करेंगे blog.html को तो इसका कोड हमारे पास शो नहीं हो रहा। इसको हमने यहाँ पे क्लास लगाई है माई ब्लॉग, और जो माई ब्लॉग है इसको हमने ऑलरेडी इसका डिस्प्ले ना नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे सिंगल पोस्ट सेव करूँगा और यहाँ पे इसको चेक करेंगे तब हमारे पास ये होम भी आ गया, ब्लॉग भी आ गया और हमारे पास ये वाली फंक्शनैलिटी आ गई। अब इंस्टेड ऑफ लॉग आउट मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा और इसको मैं करूँगा यहाँ पे लॉग इन और इसके URL के ऊपर मैं दूंगा इसको index.html और इसका टारगेट हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैंक, ताकि जब भी इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा जो पेज है वो नेक्स्ट विंडो के अंदर ओपन होगा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जब भी लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट टैब के अंदर आपका लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपकी पोस्टें वो शो होंगी। अब वो उसके लिए मैंने ये जो हमारे पास blog.js है इसके अंदर मैंने कोड पेस्ट किया है, ये आपको मैंने जो प्रीवियस दिखाया। अब ये blog.js को हम लिंक कर देंगे blog.html के साथ। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, टाइप इसके हम रखेंगे मॉड्यूल और यहाँ पे JS का फोल्डर, JS के अंदर हम कर देंगे इसको blog.js। सेव किया और बूम, ये आपका डाटा इसके अंदर शो हो जाएगा। तो अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि ये जो हमने इसको डिव लगाई है ना सिंगल पोस्ट.html, इसको हमने यहाँ पे इसके बजाय यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे, इसको हम नाम देंगे सिंगल। यहाँ पे अगर मैं आप दिखाऊँ ब्लॉग, इसको क्या नाम दिया है, इसको हमने क्लास दी है मेन। इस मेन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और blog.html के अंदर यहाँ पे लिखेंगे मेन, ये वाली। अब मेन के अंदर हमारा जो कॉन्टेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जो हमने पोस्टें वहाँ पे की हुई हैं। तो अच्छा अभी भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? हमने इसको कहीं आईडी के साथ नहीं किया हुआ टेबल। अच्छा हमने यहाँ पे table.document.query selector, तो इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करता हूँ कंसोल के अंदर। हमारे पास blog.js हमारे पास गेट आथ का एरर आ रहा है, तो गेट आथ हमें इसके अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। तो अब इसको हम रीलोड करेंगे, अब हमारे पास सही तरह से वर्क करेगा। तो अब ये आपकी पोस्टें आ रही है। अब इन पोस्टों को थोड़ा सा आपने स्टाइल करना है। स्टाइल के लिए सिंपली मेरे पास CSS का मौजूद है, तो उसी को यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। CSS के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम मेन के अंदर बिल्कुल सिंपल सा कोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। इसको हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम कर देंगे पेस्ट। स्टाइल और CSS के अंदर लास्ट पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास पोस्टें जो है वो भी स्टाइल होगी। अभी आपका फुटर सेक्शन आ रहा है, तो फुटर को भी हम हमारा कोड सिंबल्स है, उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे फुटर को, फुटर, और ये फुटर का आपके पास कोड है। सिंपली इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे और इसको हम लगा देंगे अपनी style.css के अंदर। यहाँ इसको लगा दिया, अब सेव किया और अब इसको चेक करेंगे तो ये आपका फुटर भी स्टाइल हो गया और आपकी बाकी जो लॉगिन डिटेल्स और ये एडवांस डैशबोर्ड है वो भी आपके पास अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इसके अंदर लॉगिन करके आप इसके लॉगिन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो, इसके अंदर पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और अगर आपने इसको लॉग आउट करना है, लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन वाला सेक्शन आ जाएगा। अब जब तक आप इसके अंदर प्रॉपर लॉगिन डिटेल्स नहीं डालोगे आप इसके जो एडमिन डैशबोर्ड है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।